हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी सभी तक। एक बार कंफर्म कर देंगे, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज से हम लोग बायोलॉजी स्टार्ट करने वाले हैं एंड उसका पहला टॉपिक रहने वाला है सेल, दैट इज़ कोशिका। एक बार कंफर्म करिए कि सारी चीज़ें प्रॉपर हैं कि नहीं। गुड इवनिंग तनुषा, आस्था, प्रियंका, दिनेश, अमन। चलो तो स्टार्ट करें फिर। सब सही है? कल या आज नहीं, आज ही है। वो कल वाला कमेंट था ना। हम्म, चलिए तो स्टार्ट करते हैं फिर। वॉइस प्रॉपर आ रही होगी। हम्म, हाँ जी, तो सेल पढ़ने वाले आज। सेल 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 सेल। तो सेल का इंट्रोडक्शन हम पहले करेंगे, ठीक है? पर्दा खुल चुका है, पर्दा खुल चुका है। तो सेल में क्या पढ़ेंगे? सेल की डेफिनेशन, डिस्कवरी किसने करी, एंड पार्ट्स। बस तीन चीज़ें हैं। अभी यूं शुरू हुआ यूं ख़त्म हुआ, ठीक है? पार्ट्स ऑफ सेल में अगर बात करें, ये पार्ट्स ऑफ सेल में हम क्या पढ़ेंगे? सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है? एंड सेल ऑर्गेनल्स में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारी चीज़ें होती हैं। सेल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, वैक्यूल, लाइसोसोम। और सेल डिवीजन, माइटोसिस, मियोसिस, दो प्रकार होते हैं। बस ख़त्म, ठीक। चलते हैं फिर। चलो तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सेल डेफिनेशन से कि कोशिका होती क्या है। तो कोशिका होती है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। जो भी चीज़ जीवित है, कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म है उसमें सेल है। उसमें जो जो चीज़ से बना हुआ है वो सेल है। जैसे कोई भी, चाहे घर ले लो, चाहे बिल्डिंग ले लो, चाहे छोटा सा घर ले लो, चाहे बड़ा सा घर ले लो, चाहे बड़ी सी बिल्डिंग ले लो, कुछ भी ले लो, ईंट तो ज़रूर लगी होगी। ईंट तो ज़रूर लगी होगी, यानी कि जिस तरह से बेसिक यूनिट अगर हम बात करें इस दीवार किसी घर की, एक ईंट होती है ना? उसी तरह ही कोई भी जो ऑर्गेनिज्म होता है, जो लिविंग है एक तरह से, तो उसका जो फंडामेंटल यूनिट होगा लाइफ का, जिससे वो बना है, दैट इज कॉल्ड एज सेल। उसको हम कोशिका बोलते हैं। अब बहुत ज़्यादा से पीएचडी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अभी सेल की डिस्कवरी किसने करी थी, खोज किसने करी थी? तो इन्होंने करी थी, देख रहे हैं, इन्होंने खोज करी थी। इनका नाम क्या है? इनका नाम है रॉबर्ट हुक। इन्होंने इन द ईयर 1665 कॉर्क में ये ऑब्जर्व किया। कॉर्क में माइक्रोस्कोप का यूज़ करके, माइक्रोस्कोप से इन्होंने इसको मतलब जो मैग्नीफाई कर देता। अच्छा बताओ कि हमने फिजिक्स पढ़ा है, तो माइक्रोस्कोप में किस तरह का लेंस लगा होगा, कॉन्वेक्स और कॉनकेव? बताइए। तो कॉर्क क्या चीज़ होती है? तो ये जो पेड़ होती है, पेड़ की छाल, पेड़ की छाल से बनती कॉर्क। या फिर अगर आपको खोलने का अवसर मिला हो तो आपने ये देखा होगा कि जो वाइन्स की बॉटल होती हैं इसमें ये लगा होता है, ये स्टॉपर टाइप ये लगा होता है, इसको बोलते हैं कॉर्क। ये कॉर्क ही, इस कॉर्क से ही बना होता है ये, ठीक है? तो ये कॉर्क होता है। तो इसमें इन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये बहुत ज़्यादा पीते थे, इसका मतलब अब वो तो रॉबर्ट हुक ही जाने, ठीक है? तो जो जो भी था, तो इन्होंने इसमें इस तरह का स्ट्रक्चर ऑब्जर्व किया। जब माइक्रोस्कोप से इन्होंने देखा तो इस तरह से ऑब्जर्व किया, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। ये कुछ ऑब्जर्वेंस कुछ इस तरह का था। ये जो स्कॉक सेल था कुछ इस तरह से लग रहा था जिस तरह हनी कॉम के कंपार्टमेंट्स होते हैं। अगर कभी आपने मधुमक्खी का छत्ता देखा हो, है ना, काफ़ी वैक्सी होता है। इससे अगर शहद पियो ना तो बड़ा मज़ा आता है। तोड़ के लाओ और इससे पियो। तो हनी कॉम के जो कंपार्टमेंट्स होते हैं इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इसकी तरह रिजेंबल कर रहे थे। और इसको इसको लैटिन में सेल बोलते हैं। तो वहीं से इसका नाम पड़ गया सेल। समझ रहे हैं आप? ये जो कंपार्टमेंट्स यानी छोटे छोटे कमरों की तरह स्ट्रक्चर है ना, ये छोटे छोटे कमरों की तरह स्ट्रक्चर जो है, स्मॉल रूम की तरह जो स्ट्रक्चर है, उसको लैटिन में बोलते हैं सेल। तो वहीं से नाम पड़ गया इसका सेल, ठीक? कोशिका। अब बात ये आती है कि डिस्कवरी किसने करी? पढ़ तो लिए, रॉबर्ट हुक ने करी, लेकिन वो एक डेड सेल थी, मरी हुई सेल थी, जिंदा नहीं थी वो। तो जिंदा किसने किया? जिंदा जिसने भी किया हो हमें नहीं पता, लेकिन जिंदा सेल की डिस्कवरी किसने करी, लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने करी? ल्यूवेन हॉक ने करी 1674। 1665 में, 1665 में डिस्कवरी हुई थी किसकी? 1665 में डिस्कवरी हुई थी डेड सेल की, ठीक है? 1665 में डिस्कवरी हुई थी डेड सेल की, एंड 1674 में डिस्कवरी हुई थी लिविंग सेल की। किसने करी थी? ल्यूवेन हॉक ने। इस तरह से याद कर सकते हैं, एल से ल्यूवेन हॉक एंड एल से लिविंग सेल।
ये अभी हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, तो अभी के आप इसको स्किप कर सकते हो, बाद में हम ये देखेंगे कि रॉबर्ट ब्राउन ने जो है न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी थी एंड पुरकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म टर्म दिया था, डिस्कवरी ने टर्म दिया था इन्होंने कि ये जो चीज़ है ये प्रोटोप्लाज्म है, तो पुरकिंजे ने दिया था। अभी क्या है ये चीज़ प्रोटोप्लाज्म न्यूक्लियस आप आगे देखेंगे, तो अभी ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। तो लिविंग जो सेल होती है उसकी डिस्कवरी लिवेनहॉक ने करी थी ना, ये तो डिस्कवरी हो गई। अब सेल थियोरी किसने दी थी, व्हाट इज सेल थ्योरी, कोशिका का सिद्धांत क्या है, सिद्धांत ये है कि सारी चीज़ें, सारे प्लांट्स, एनिमल, सारे लिविंग बींग्स, सारे ऑर्गेनिजम्स सेल से बने हैं, यानी कि सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म, पहला थ्योरी। दूसरा थ्योरी वही है कि मतलब एक सिमिलरली बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होती है हमारी, यानी सारी चीज़ें सेल से बनी हुई हैं जितने भी हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं, एंड इट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ये सेल थ्योरी बोलती है। और इसको दिया था शेल्डन और स्वान ने 1838 में। अब ये ईयर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं थोड़ा सा, क्योंकि एसएससी इस पे फोकस कर लेता है कभी कभी कि कब डिस्कवरी करी थी। अब भाई वेंडर टेंडर ये सब चेंज हो गए हैं, अभी तो फाइनली कोई डिसाइड नहीं हुआ। अब जब भी कोई मान लो हो फॉर एग्जांपल उसका उतना मन ना लगता हो ईयर पूछने में तो वो बात अलग है, लेकिन हैविंग कंसिडर्ड कि हमें तो सारी चीज़ें कवर करके चलनी है तो हम उसी हिसाब से कवर करके चलेंगे, ठीक है। तो शेल्डन और स्वान ने जो है 1838 में सेल थ्योरी दी थी। इसको बाद में वर्चोव करके एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने मॉडिफाई किया था। क्या मॉडिफिकेशन किया था इन्होंने, ये बोला था, मतलब नॉट मॉडिफिकेशन बोलेंगे कि एडिशन किया था इन्होंने। एडिशन ये किया था, इन्होंने बोला था कि जो भी एग्जिस्टिंग सेल है या फिर जो भी न्यू सेल है वो एक एग्जिस्टिंग प्री एग्जिस्टिंग सेल से मिलके से बनती है। कोई नई सेल का निर्माण इस तरह से नहीं होता, जो प्री एग्जिस्टिंग सेल है उसी से मिल के ही उसी में डिवीजन होगा, विभाजन होगा, उसी से ही नई कोशिका का निर्माण होगा। आखिरी ऑफ द लेक्चर में हम देखेंगे, एंड ऑफ द लेक्चर में, कि ये सेल डिवीजन क्या होता है, इसके कितने फेजेस होते हैं, सारी चीज़ें, ठीक। अब थोड़े से फैक्चुअल चीज़ें कि लार्जेस्ट सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है। तो लार्जेस्ट की अगर बात करें इन जनरल, तो ये जो ऑस्ट्रिच का एग होता है ना, ऑस्ट्रिच का जो एग होता है, शुतुरमुर्ग का अंडा, ये सबसे बड़ी सेल होती है, ठीक। एंड बात करें अगर स्मॉलेस्ट सेल की, सबसे छोटी सेल की अगर बात करें, तो ये माइकोप्लाज्मा, जो एक तरह का बैक्टीरिया होता है, ठीक है, माइकोप्लाज्मा, ये सबसे छोटी सेल है। ये हम इन जनरल बात कर रहे हैं, लेकिन अगर ये ह्यूमंस में पूछने लगे, ह्यूमन में, तो ह्यूमन में होता है ये आपका अंडाणु, जिसको हम बोलते हैं ओवम, यानी कि एग से, एक तरह से जो एग सेल है, ठीक है। यहाँ पे मैं ये तो आप समझ पा रहे होंगे ना, जैसे जो फीमेल्स में होता है, हम पढ़ते हैं ना, जब रिप्रोडक्शन में भी हम लोग पढ़ेंगे कि फीमेल में होता है मतलब ओवम एंड मेल में होता है स्पर्म, है ना, शुक्राणु, और इसको अंडाणु बोलते हैं, अंडाणु और शुक्राणु होता है। जो शुक्राणु होता है, जो स्पर्म होता है मेल्स में, मेल जो होता है सेक्स सेल होता है, ये तो आपका फीमेल सेक्स सेल हो गया, और जो मेल सेक्स सेल होता है दैट इज कॉल्ड ए स्पर्म, वो सबसे स्मॉलेस्ट सेल होती है आपकी। ह्यूमंस में हम बात कर रहे हैं, ओवरऑल तो आपका माइकोप्लाज्मा होगा। क्लियर हो गए, थोड़ी सी फैक्चुअल चीज़ें। अब यहाँ से स्टार्ट होते हैं पार्ट ऑफ सेल। तो सेल को आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि भाई ये कोई बड़ा सा फैक्ट्री है, ये जो सेल है कोई बड़ी सी फैक्ट्री है, कुछ इस टाइप के शेप की होती है ये, और ये कोई बड़ी सी फैक्ट्री है, इस तरह से आप इमेजिन करिएगा। तो इस फैक्ट्री में बहुत सारे वर्कर्स काम कर रहे हैं। पहले तो ये बताइए, यहाँ तक सभी को सारी चीज़ें क्लियर है? मैं एक बार समराइज कर देता हूँ कि हमने अभी तक पढ़ा क्या। ये जो हमने पहला कंपोनेंट पढ़ा सेल टॉपिक का, इसमें क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ी। तो सबसे पहले तो हमने पढ़ा सेल, कोशिका होती क्या चीज़ है, डेफिनेशन क्या होती है इसकी। तो डेफिनेशन ये है कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, ये हर ऑर्गेनिज्म इससे बना हुआ है। और यही हमारी सेल थ्योरी भी बोलती है, सेल थ्योरी ही है जिसको कि शेल्डन और स्वान ने 1838 में दिया था। ये आप चीज़ें अपने दिमाग पे रन करो, 1838 में दिया था इन्होंने सेल थ्योरी, शेल्डन और स्वान ने। बाद में एडिशन किया था वर्चोव ने। वर्चोव ने क्या बोला था, वर्चोव ने बोला था कि जो भी सेल बनती है नई, वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनती है, वो वर्चोव ने बोला था। सेल की डिस्कवरी किसने करी थी, रॉबर्ट हुक ने करी थी। किसमें, कॉक में करी थी, डेड सेल थी, 1665 में किया था। देन 1674 में लिविंग सेल की डिस्कवरी करी थी एंटनी वॉन लीवेनहॉक ने। इन शॉर्ट लीवेनहॉक आप बोल सकते हो, एल से लीवेनहॉक और एल से लिविंग सेल। किसमें करी थी, पॉन्ड वाटर, तालाब के पानी में करी थी। यहाँ तक सभी को सारी चीज़ें क्लियर हैं? किसी को यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, पार्ट्स ऑफ सेल पे आते हैं, यानी कि कोशिका के भाग। अब सबसे पहले कोई भी फैक्ट्री होती है तो उसमें आउटर वॉल होती है, एक दीवार होती है ना, जो प्रोटेक्ट करती है कि कोई भाग ना जाए बाहर से, है ना, मतलब अंदर से कोई बाहर ना भाग जाए, ऐसे कोई अंदर ना घुसा है। तो उस
दीवाल को इन दी सेल कहते हैं सेल मेम्ब्रेन या फिर प्यार से प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक ही चीज़ है, कभी भी आप देख लो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो दोनों एक ही चीज़ होती हैं, बस अलग अलग नाम है। ये थिन इलास्टिक फ्लेक्सिबल होती है, थिन यानी पतली होती है, इलास्टिक एंड फ्लेक्सिबल होती है, लिविंग यानी कि जीवंत होती है, एंड ये आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। ठीक है, यानी कि जितने भी हमारी चीज़ें अंदर मौजूद हैं उनको कवर करके रखती है, इसलिए इसको हम बोलते हैं आउटर मोस्ट कवरिंग है। ठीक है, होल्ड्स द कंटेंट ऑफ द सेल, यानी जितना भी अंदर सेल के अंदर भरा हुआ उसको होल्ड करके रखता है, एंड प्रोवाइड्स अ डेफिनेट शेप, यानी एक निश्चित आकार भी प्रदान करता है। अब फॉर एग्जांपल ये कुछ अगर मान लेते हैं कि जो आउटर कवरिंग है कुछ इस शेप में हो गई, ठीक है, किसी भी शेप में हो गई तो सेल इस शेप का हो जाएगा। तो कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है किसी सेल का। अगर बात करें कि नहीं सेल का शेप ऐसा ही होता है, वो डेफिनेट शेप जो है प्रोवाइड करने का काम, या फिर कोई भी जो पर्टिकुलर शेप है वो प्रोवाइड करने का काम सेल मेम्ब्रेन करती है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसको प्रोवाइड करती है। ऑलराइट, अभी आते हैं ये इसके और क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो इट फैसिलिटेट्स मूवमेंट ऑफ सम मटेरियल बिकॉज इट इज़ सेलेक्टिवली परमिएबल। अब ये जो आउटर कवरिंग है सेल की, ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा। सॉरी फॉर द ब्रेक। तो इसका मेन काम ये होता है कि इट सेलेक्टिवली, मतलब ये सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है कि मतलब सेलेक्टिवली चीज़ों को अंदर बाहर होने देती है। यानी कि ऐसा नहीं कि कोई भी चीज़ अंदर आ जाएगी, वो सेलेक्टिवली कुछ चीज़ें आएंगी और कुछ चीज़ें नहीं आएंगी, कुछ चीज़ों को वहीं पे वो रोक देगा। समझ रहे हैं आप? यानी कि कोई भी अंदर नहीं जा सकता है। ये काम किसका होता है? सेल मेम्ब्रेन का होता है। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ऑर्गेनिक भी चीज़ें होती हैं और इनऑर्गेनिक भी चीज़ें होती हैं इसमें। ये बना होता है मेनली प्रोटीन और लिपिड्स का, या फिर अगर लिपिड्स नहीं होगा तो हो सकता है फॉस्फोलिपिड्स भी हो ऑप्शन में, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, फॉस्फोलिपिड्स। अब एक बार इसने कॉम्पोजिशन भी पूछ लिया था कि प्रोटीन कितना होता है, तो प्रोटीन रफली ध्यान रखना 60 to 80% होता है, रफली वही 70 to 75% के अप्रॉक्सीमेटली होता है। बट पता होना चाहिए कि प्रोटीन ज़्यादा होता है, लिपिड्स थोड़ा सा कम होता है। लिपिड्स नहीं होगा ऑप्शन में तो फॉस्फोलिपिड्स होगा। ठीक है, इट ऑल्सो प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड इनेबल्स द सेल टू एंगल्फ। फ्लेक्सिबिलिटी सेल को प्रोवाइड करता है। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर डेफिनेट शेप प्रोवाइड कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है जो लेयर होगी वो काफ़ी फ्लेक्सिबल होगी। एंड इट हेल्प्स टू एंगल्फ द फूड और अदर मटेरियल्स फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, यानी कि बाहरी वातावरण से भोजन या फिर अन्य सामग्री को अंदर या बाहर। अंदर का मतलब होता है एंगल्फ, और बाहर वही हम देखेंगे वो एंडोसाइटोसिस एक्सोसाइटोसिस होते हैं, दो टाइप के। जब चीज़ें अंदर आती हैं तो उसको एंडोसाइटोसिस बोलते हैं, और जब बाहर जाती हैं तो एक्सोसाइटोसिस बोलते हैं। और साइटोसिस से याद आया कि जो स्टडी ऑफ सेल होती है, इसको भी नोट कर लीजिएगा, जो स्टडी ऑफ सेल होती है उसको हम साइटोलॉजी बोलते हैं। साइटो का मतलब सेल होता है, लॉजी का मतलब स्टडी होता है। तो जो सेल यानी कि कोशिका के अध्ययन को क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी बोलते हैं। सिंपल, क्लियर इतनी चीज़? ठीक। अब आते हैं डिफ्यूजन। ये एकदम से डिफ्यूजन कहाँ से आ गया? डिफ्यूजन है क्या चीज़? तो अभी मैंने आपको बताया कि ये चीज़ों को सेलेक्टिवली अंदर बाहर आने देती है। ठीक है, चीज़ों को अंदर आने देती है, फूड हो गया फिर अदर मटेरियल हो गया। तो उसी से रिलेटेड है आपका ये डिफ्यूजन। एक चीज़ होती है विसरण और दूसरा होता है परासरण, जिसको कि ऑस्मोसिस बोलते हैं। देखिए डिफ्यूजन होता क्या है? अ स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। जब हम बायोलॉजी में आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे लाइफ प्रोसेसेस करके एक चैप्टर है जहाँ पे हम ये पढ़ेंगे कि जैसे मैंने ब्रीदिंग किया तो क्या हुआ? नॉस्ट्रल्स के थ्रू जो मेरी ये एयर मैंने ब्रीद किया वो लंग्स में गई। ठीक है, लंग्स में होंगे आपको देखने को मिलेंगे एल्वियोलाई। ठीक है, एल्वियोलाई ये क्या करते हैं? ये एक्सचेंज ऑफ गैसेज में हेल्प करते हैं एल्वियोलाई। ठीक है, ये जो एल्वियोलाई होते हैं एक्सचेंज, तो वो मुझे नॉलेज देन ट्रांसफर करेगा। सिंपल सी बात। जिस तरह यहाँ पे हाई प्रेशर से लो प्रेशर में विंड चल रही है, जैसे एक सिंपल से मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सिंपल से एग्जांपल है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने परफ्यूम डाला या फिर आपने रूम फ्रेशनर डाला। आप कोने में ये रूम है, आपने रूम फ्रेशनर डाला यहाँ पे, तो हुआ क्या? यहाँ पे जब आपने रूम फ्रेशनर डाला तो उस पर्टिकुलर फ्रेशनर के जो पार्टिकल्स हैं वो हाईली कंसेंट्रेटेड है। यहाँ पे हाई कंसेंट्रेशन है, यहाँ पे लो कंसेंट्रेशन है। तो हाई से लो जाएंगे और तब तक जाएंगे जब तक इक्विलिब्रियम स्टेट अचीव नहीं हो जाएगी, जब तक पूरे कमरे में उस परफ्यूम के पार्टिकल्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो जाएंगे। यानी कि पूरे कमरे में हमारी स्मेल तुरंत फैल जाती है। या फिर ये तो हो गया, मैंने आपको गैस का एग्जांपल दे दिया है ना। तो गैसेज में जल्दी रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है। डिफ्यूजन समझ गया ना? स्पॉन्टेनियस मूवमेंट, स्पॉन्टेनियस का मतलब है तुरंत मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ।
तो गैसेस में तुम्हें समझ में आ गया, गैसेस में तुरंत होता है। लिक्विड्स में आपको एग्जांपल देता हूँ, मान लो ये पानी है, पानी में तुमने इंक की एक ड्रॉप डाली, इंक की एक ड्रॉप डाली, इंक की ड्रॉप डाली, धीरे 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 पूरा पानी नीला हो गया। मान लो वो नीली आपकी इंक है तो पूरा पानी नीला हो जाएगा आपका, लेकिन उतनी जल्दी नहीं होगा जितना कि गैसेस में आपका रूम फ्रेशनर में वो पूरा फैल गया। सॉलिड में कैसे होता है डिफ्यूजन? याद करो भाई, जिस टाइम पे जैसे कि आपने देखा होगा कि जब आप स्कूल जाते होंगे कि एकदम चिकना सा बोर्ड है, एकदम क्लीन किया गया है, एकदम ब्लैक बोर्ड आपका एकदम क्लीन है, एकदम ब्लैक है, प्योर ब्लैक है, लेकिन धीरे 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 वो वाइट टर्न हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें आपके टीचर ने लिखा, देन उसको डस्टर से रब किया गया, तो धीरे 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 क्या हुआ, हाई से लो हाई से लो हाई से लो होते 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 वो पूरा हल्का हल्का वाइट होने लगता है ना। तो वो सॉलिड में एक डिफ्यूजन का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये कैसे, ये मैंने आपको बता दिया होता क्या है, और मैंने आपको एक्चुअल एग्जाम्पल भी दे दिया कि डिफ्यूजन कहाँ पे होता है। जैसे कि मैंने इनहेल किया तो एल्वेलाई में वो डिफ्यूजन होता है, इस तरह से वो हम पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे ये पूरा अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसी तरह होता है डिफ्यूजन, ये आप चीज़ समझ गए, जैसे कि ये आप समझ लो डिफ्यूजन किस तरह से। तो यहाँ पे एक बॉटल है, बॉटल के अंदर मान लो कोई चीज़ है, किसी चीज़ के कोई पार्टिकल्स हैं ग्रीन कलर के, तो इनका हाई कंसेंट्रेशन है, यानी बहुत ज़्यादा कंसेंट्रेटेड है, तो धीरे 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 बाहर निकलेंगे। जैसे ही हमने ये कॉर्क, मान लो ये कॉर्क खोला, तो ये धीरे 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 हाई से लो हाई से लो हाई से लो, और कब तक जाएंगे, जब तक कि स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हो जाएगा। ठीक है, ये सेल्युलर एक्टिविटीज़ में CO2 प्रोडक्शन टेक्स प्लेस, ये भूल जाओ ये सारी चीज़ें। वैसे तो यही चीज़ मैंने आपको बताई है कि किस तरह से O2 एल्वेलाई से ब्लड को मिलती है, और CO2 ब्लड से एल्वेलाई में जाती है, जिसको एक्सेल कर देते हैं। ठीक, अब आते हैं ये ऑस्मोसिस, परासरण क्या होता है, परासरण क्या चीज़ होती है। तो परासरण कुछ नहीं, ये भी हाई से लो में मूवमेंट है सर, ये भी हाई से लो में मूवमेंट है, ये मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन। तो बात ये आती, डिफरेंस क्या है डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के बीच में? डिफ्यूजन जो अभी पढ़े हैं और ऑस्मोसिस जो अभी देख रहे हैं, इसके बीच में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि वो सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में होता है, और ऑस्मोसिस जो है वो लिक्विड में ही होता है। उसके लिए कोई हमें झिल्ली यानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट नहीं थी, यहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे नहीं आई थिंक लिखा हुआ है, लिखा नहीं हुआ, लेकिन ध्यान रखना जो ऑस्मोसिस होती है, ऑस्मोसिस होता है, इट रिक्वायर्स अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मतलब, परमिएबल का मतलब होता है कोई चीज जो फ्रीली अंदर बाहर हो सके, सेमी का मतलब है आधे अधूरे तौर से। अभी सेल मेम्ब्रेन पढ़ रहे थे, कोशिका झिल्ली जिसको कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल रहे थे, तो वो क्या थी, सेमी परमिएबल ही तो थी। मतलब वो सेलेक्टिवली, वो वहाँ पे वो सेमी परमिएबल वर्ड नहीं यूज़ किया था, वहाँ पे सेलेक्टिव परमिएबल वर्ड का यूज़ किया था। सेम है, मतलब कि चीज़ों को सेलेक्टिवली अंदर बाहर आने जाने देती है, यानी कि सबको अंदर नहीं आने देगी, सबको बाहर नहीं जाने देगी, चीज़ों को होल्ड करके रखेगी। जो अंदर सेल का कंटेंट है उसको होल्ड करके रखेगी, कहाँ भाग रहे, उधर आओ अंदर, और जो चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी वो अंदर भी लेगा। और जिस चीज़ को बाहर, मान लो कोई चीज़, अभी हम देखेंगे किस तरह से अंदर बाहर होता है कि कोई चीज़ अगर मान लो अनवांटेड आ गई है, उसको बाहर भी करता है। ठीक, तो सेमी परमिएबल है। ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है ऑस्मोसिस। अब ये ऑस्मोसिस जो है आपसे किस तरह का क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन आपसे इस तरह का पूछेगा कि मान लो कि कोई एक आरबीसी है, रेड ब्लड सेल है, अभी तो आरबीसी के बारे में पढ़े नहीं, भूल जाओ आरबीसी, कोई भी चीज़ है, कोई भी मान लो इस तरह से बोलेगा कोई सेल है, ठीक है। अब उसको हमने एक हाइपोटोनिक सोल्यूशन में डाल दिया, तो उस सेल के साथ क्या होगा, फूलेगी, श्रिंक हो जाएगी, पिचक जाएगी, या फिर वैसे की वैसे ही रहेगी, क्या होगा। तो हमेशा ध्यान रखना, अभी मैंने आपको बताया कि हाई से लो में मूवमेंट होता है, हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन। अब हाइपोटोनिक सोल्यूशन का मतलब ये होता है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन की बात कर रहा हूं, कि बाहर आपका हाई कंसेंट्रेशन है और अंदर लो कंसेंट्रेशन है, किस चीज का, पानी का। अभी होता है ना पानी का मूवमेंट, तो बस पानी को ट्रैक करना है तुमको, पानी कहाँ ज्यादा है, पानी बाहर ज्यादा होता है हाइपोटोनिक में, पानी का कंसेंट्रेशन बाहर ज्यादा होता है, तो मूवमेंट हाई से लो होगा, हाई से लो हाई से लो हाई से लो। तो तुम किसी भी सेल को हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रख दोगे, तो क्योंकि हाई से लो में मूवमेंट हो रहा है, तो पानी बाहर से अंदर की तरफ जाएगा, सेल विल स्वेल अप। अब यहाँ पे वही आरबीसी लिखा हुआ है, रेड ब्लड सेल, क्योंकि उसी का फेवरेट है वो एग्जाम्पल है, और उसी से क्वेश्चन भी पूछता है कि रेड ब्लड सेल को हाइपो में रख देंगे तो क्या होगा, हाइप बन जाएगी उसकी, हाइप बन जाती है तो चीज़ें इन्फ्लेट कर जाती हैं, फूल जाती हैं, नहीं हाइप बना दी है, हाइप मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा दिया चीज़ों को, तो फूल गया। हाइपर क्या होता है, हाइपो का जस्ट उल्टा, हाइपो का जस्ट उल्टा। यहां पे वाटर का लो कंसेंट्रेशन है, अंदर हाई कंसेंट्रेशन है, तो अंदर से बाहर, अंदर से बाहर, अंदर से बाहर, खत्म। आइसो का कुछ नहीं होता है, इक्वल कंसेंट्रेशन है, बाहर भी अंदर भी,
यानी कि इसमें कोई मूवमेंट नहीं होगा, वैसी की वैसे ही रहेगी। हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि जब ये हाई से लो में मूवमेंट हुआ तो कब तक होगा, जब तक कि ये सोल्यूशन आइसोटोनिक नहीं बन जाएगा। यहाँ पे भी अंदर से बाहर मूवमेंट हो रहा है, कब कब तक होगा, जब तक कि वो सोल्यूशन आइसोटोनिक नहीं बन जाएगा। आइसोटोनिक मतलब स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, जहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, अंदर भी बाहर भी इक्वल कंसेंट्रेशन है वाटर के मॉलिक्यूल्स का। इज दैट क्लियर? यहाँ तक सभी को क्लियर है कि ये डिफ्यूजन ऑस्मोसिस क्या होता है। ऑस्मोसिस का भी अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे कि प्लांट सेल होती हैं, प्लांट सेल में रूट्स होती हैं, रूट्स में रूट हेयर होते हैं, रूट हेयर्स होते हैं। अब वो क्या करते हैं, रूट जो हेयर्स होते हैं वो पानी अंदर से पानी इसी तौर से लेते हैं, ऑस्मोसिस के थ्रू ही लेते हैं, वो जो रूट हेयर्स होते हैं रूट्स में। क्लियर इतनी चीज? यहां तक सभी को क्लियर कि ऑस्मोसिस क्या होता है, डिफ्यूजन क्या होता है। हाइपो को हाँ हिप्पो से भी रिलेट कर सकते हो। हिप्पोपोटामस कितना बड़ा होता है ना, मोटा सा होता है, तो उससे रिलेट कर सकते हो। हाइपो का उल्टा हाइपर हो जाएगा और बीच में हो जाएगा आइसोटोनिक आपका सोल्यूशन। ठीक, क्लियर है यहाँ तक सभी को? अब आते हैं सेल वॉल पे। बफ हुआ था, क्लियर कहाँ से होगा? क्या बफरिंग हुई थी क्या? अबे यार, कहाँ पे बफरिंग हुआ था, कौन सी चीज़ में? डिफ्यूज़न जस्ट चालू हुआ था। मैं फिर से बताता हूँ डिफ्यूजन होता क्या है। तो डिफ्यूजन होता है, मैं फिर से इस चीज़ को रिपीट कर देता हूँ। डिफ्यूजन होता है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन, यानी कि उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर अणुओं की एक सहज गति। यानी कि जब मूवमेंट्स होता है हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ, जैसे फॉर एग्जांपल आपने परफ्यूम डाला, आपने रूम फ्रेशनर डाला, ठीक है, कमरे के एक कोने में आपने रूम फ्रेशनर डाला, तो अब यहाँ पे उस रूम फ्रेशनर के जो पार्टिकल्स हैं वो हाईली कंसेंट्रेटेड हो गए। धीरे 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 क्या होता है, उस पर्टिकुलर उसकी जो स्मेल है वो पूरे कमरे में फैल जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाई कंसेंट्रेशन था पार्टिकल्स का और बाकी जगह लो कंसेंट्रेशन था पार्टिकल्स का। ठीक है, तो हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट हुआ। ये हो गया गैसेस में एग्जाम्पल डिफ्यूजन का। लिक्विड्स में अगर बात करें तो लिक्विड्स में किस तरह से मूवमेंट होता है, तो लिक्विड्स में कुछ इस तरह से मूवमेंट होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये मान लेते हैं वाटर है, ठीक है। अब इस वाटर में, ठीक है, इस वाटर में हमने इंक डाली, ठीक है, मान लेते हैं ये ब्लू कलर की इंक डाली, तो धीरे धीरे क्या होगा, पूरा पानी नीला हो जाएगा। यहाँ पे क्योंकि हाई कंसेंट्रेशन है, इंक के जो ड्रॉप हमने डाली उसके मॉलिक्यूल्स का हाई कंसेंट्रेशन है, यहाँ पे लो कंसेंट्रेशन, धीरे 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 क्या होगा, पूरा पानी जो है हमारा नीला हो जाएगा। ये लिक्विड्स में एग्जाम्पल हो गया। सॉलिड्स में अगर मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि जैसे आपने देखा होगा कि जब आप स्कूल जाते थे तो ब्लैक बोर्ड एकदम क्लीन फ्रेश ब्लैक है ना, आपकी जो आया होती थी स्कूल की वो पूरा साफ़ करके गई हैं, या फिर आपको ही आया बना दिया जाता था तो आप भी पूरा ब्लैक बोर्ड साफ़ करते थे, एकदम ब्लैक हो गया। लेकिन धीरे धीरे जैसे उसमें टीचर एक दो दिन लिखना स्टार्ट किया वो पूरा धीरे 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 वाइटिश शेड आने लगता था। क्यों? क्योंकि जहाँ पे टीचर ने लिखा वहाँ पे वो पर्टिकुलर चौक के पार्टिकल्स हैं, उनका हाई कंसेंट्रेशन है, डस्टर से रब किया, वो हाई से लो की तरफ भागे तो पूरा वो हमारा वाइटिश हो गया। ये डिफ्यूजन के मैंने तीनों एग्जाम्पल दे दिए। रेट आप देख सकते हैं, गैस के पार्टिकल जल्दी मूव करते हैं, जल्दी क्योंकि ज़्यादा हम वो पढ़ेंगे उसके पीछे का रीज़न क्या, जब हम स्टेट ऑफ मैटर पढ़ेंगे कि क्यों गैसेस के पार्टिकल जल्दी भागते हैं, लिक्विड के कम और सॉलिड के कम। ठीक है, और यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, एक एप्लीकेशन बताया था कि एक्चुअल में ह्यूमंस में कहाँ पे डिफ्यूजन होता है। तो जब हम सांस लेते हैं, मैंने सांस लिया, लंग्स में स्टोर हुआ, लंग्स में एल्वियोलाई हैं, ठीक है, एल्वियोलाई जो होते हैं ये बैग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, भूल जाओ इसके बारे में नहीं पढ़ना, एल्वियोलाई नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, बस एप्लीकेशन बता रहा हूँ डिफ्यूजन का। तो ये मान लो कि ये बैग लाइक स्ट्रक्चर है एल्वियोलाई। जब मैंने सांस लिया ना तो एल्वियोलाई में O2 स्टोर हो गई। अब ये O2 कहाँ पे जानी, सेल के पास जानी है। कौन लेके जाता है? खून, ब्लड लेके जाता है। तो कैसे ये खून तक पहुँचेगा, ब्लड तक पहुँचेगा एल्वियोलाई से? तो एक्सचेंज ऑफ गैस होगा। O2 का अंदर हाई कंसेंट्रेशन है, O2 का ब्लड में लो कंसेंट्रेशन है, तो हाई से लो मूवमेंट होगा और O2 पहुँच जाएगी किसके पास, ये पहुँच जाएगी आपके
उसके पास मतलब ब्लड के पास पहुंच जाएगी। इसी ऐसा ही होता है ऑस्मोसिस, ठीक है, ये होता है डिफ्यूजन। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं किस तरह से हाई से लो में मूवमेंट हो रहा है। यहाँ पे बॉटल के अंदर जो पार्टिकल है उनका कंसंट्रेशन हाई है, और जो बाहर अगर हम देखें तो ये ग्रीन पार्टिकल्स का कंसंट्रेशन लो है। धीरे 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 ये डिस्ट्रीब्यूट होंगे ऑल थ्रू आउट दी, मतलब बाहर कब तक डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जब तक कि स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हो जाएगा तब तक मूवमेंट इनका होता रहेगा। फिर मैंने आपको ऑस्मोसिस बताया कि भाई ऑस्मोसिस क्या होता है, वही सेम हाई से लो में मूवमेंट, बट अंतर क्या होता है डिफ्यूजन ऑस्मोसिस में? अंतर ये होता है कि डिफ्यूजन सिर्फ डिफ्यूजन सॉलिड लिक्विड गैसेस तीनों में होता है, लेकिन ऑस्मोसिस सिर्फ पानी में होता है, सिर्फ लिक्विड में होता है, सिर्फ लिक्विड में होता है। और उसके लिए कोई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट नहीं थी, बट यहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट होती है। और यहाँ पे वो फंक्शन कौन परफॉर्म करता है? हमारी जो सेल मेम्ब्रेन, जिसको कि हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, वो परफॉर्म करती है। जो सेलेक्टिवली, सेमी परमिएबल का मतलब होता है जो सेलेक्टिवली, सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन भी इसको बोलते हैं, जो सेलेक्टिवली चीज़ों को आने देती है और बाहर जाने देती है, सबको अंदर बाहर नहीं आने देती है, जाने देती है। सेमी परमिएबल इसलिए बोलते हैं। तो हमारी सेल मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल होती है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर। अब मैंने आपको बताया था कि भाई ये एक हमारी फैक्ट्री है, ठीक है, ये हमारी एक फैक्ट्री है, और ये जो इसकी आउटर वॉल है इसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। अब ये आउटर मेम्ब्रेन जो है, अभी भी बफरिंग हो रही है क्या? ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। अब ये सेल मेम्ब्रेन तो होती है, लेकिन जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं ना, हवा चलती है, तुम तो घर में बैठे हुए हो आराम से, हैं आराम से बैठे हुए हो ना, अब बेचारे पेड़ धूप सह रहे हैं, इतना प्रेशर सह रहे हैं, हवा चल रही है, तो उनको एक एक्स्ट्रा कवरिंग चाहिए, उनको एक एक्स्ट्रा कवरिंग चाहिए। उस एक्स्ट्रा कवरिंग को बोलते हैं सेल वॉल, उस एक्स्ट्रा कवरिंग को बोलते हैं सेल वॉल। इस तरह से कुछ होती है वो, ठीक है, इस तरह से कुछ होती है, ठीक है, इस तरह से वो कुछ बनी होती है सेल वॉल। अब एक चीज़ आप यहाँ पे देखें कि सेल मेम्ब्रेन तो पूरी तरह से ढकी हुई थी, बट ये ढकी नहीं हुई है। यहाँ पे कोई भी कभी भी अंदर से आ सकता है, इतने सारे दरवाजे रखे हुए हैं, यानी कि ये फ्रीली परमिएबल है, कोई भी स्वतंत्र रूप से आ सकता है, यहाँ पे कोई रोक टोक नहीं है। यहाँ पे है किस लिए फिर ये अभी बताएं तुम्हें, कि वो एक्स्ट्रा प्रेशर जो प्लांट्स वगैरह को झेलना पड़ता है उनके लिए। प्रेजेंट इन प्लांट सेल ओनली, ये कहना गलत है। ये क्यों? ये ठीक है, सेल वॉल एनिमल सेल में नहीं होती है, नॉट इन एनिमल सेल, और हम लोग भी एनिमल ही हैं, ध्यान रखना, हम लोग भी एनिमल ही हैं, हम लोग भी एनिमल्स के अंदर ही आते हैं, तो हमारे अंदर भी सेल वॉल नहीं होती, कोशिका भित्ति नहीं होती है, हमारे अंदर सेल मेम्ब्रेन ही होती है। ध्यान रखियो कि सेल मेम्ब्रेन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो सबके अंदर होती है, चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, सेल मेम्ब्रेन तो होगी ही होगी। सेल वॉल बस एक्स्ट्रा मिलती है उन लोगों के लिए, प्रोवाइड की जाती है जिन लोगों को एक्स्ट्रा प्रेशर झेलना पड़ता है, प्लांट को झेलना पड़ता है, ठीक है। बैक्टीरिया लोग जो होते हैं उनको बेचारों को झेलना पड़ता है, ठीक है। जैसे एनिमल सेल में देख रहे हो एक ही कवरिंग है, प्लांट सेल में दो दो कवरिंग है कि नहीं? प्लांट सेल में दो दो कवरिंग है। ये अंदर वाली कवरिंग तो सेल मेम्ब्रेन ही होगी जो पढ़े अभी, एक्स्ट्रा कवरिंग ये है सेल वॉल। क्लियर? अब ये मैंने बोला कि ये कहना गलत होगा कि सिर्फ प्लांट सेल में ही सेल वॉल होती है, क्योंकि ये प्लांट सेल के अलावा जो बैक्टीरिया की सेल होती है उसमें भी होती है सेल वॉल, जो फंगस की जो सेल होती है उसमें भी होती है सेल वॉल, बैक्टीरिया की भी और फंगस के में भी, ठीक। अब क्वेश्चन इस तरह से बनता है कि ये किसकी बनी होती हैं, किसकी बनी होती हैं? तो प्लांट्स में ये सेल्यूलोज की बनी होती हैं। सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई थी? प्रोटीन और लिपिड्स या फॉस्फोलिपिड्स की। प्रोटीन 60 to 80%, रिमेनिंग लिपिड्स एंड फॉस्फोलिपिड्स। बैक्टीरिया में बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन की, पेप्टिडोग्लाइकन, या फिर इन शॉर्ट पेप्टिन के नाम से भी जानते हैं इसको। कभी अगर पूछ ले ग्लाइकोकैलिक्स क्या होता है, तो ये आउटर कवरिंग होती है बैक्टीरिया में जो सेल को कवर करती है, ठीक है। बनी किसकी होती है? सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन या इन शॉर्ट पेप्टिन। फंगस की जो सेल वॉल बनी होती है वो कॉम्प्लेक्स सुगर होती है जिसको बोलते हैं काइटिन या चिटिन, जो भी बोलो, बोलने के लिए नहीं आएगा, ठीक है। तो ये एनिमल सेल है, ये प्लांट सेल है। बस इसमें तुम्हें ये क्या लिखा हुआ है इस पर फोकस नहीं करना है, बस इतना ध्यान रखो कि आउटर कवरिंग, बस ये आउटर कवरिंग प्लांट में दो है, इसमें एक है, ठीक है। कभी बना के स्ट्रक्चर बना के भी पूछ सकता है आपसे। सेल वॉल का काम क्या होता है?
सेल को स्ट्रेंथ, शेप देना सेल को। सर शेप तो सेल को दे रहा था सेल मेम्ब्रेन, दे रहा था सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन दे रहा था एनिमल सेल में, क्योंकि सिर्फ वही थी उसमें, एक ही लेयर थी। यहाँ दो लेयर है ना, तो बाहर वाली कौन सी है, बाहर वाली सेल वॉल है, तो ये प्रोवाइड करेगी शेप यहाँ पे, ठीक है, शेप ये प्रोवाइड करेगी। क्लियर, ये डिफरेंस है, कोई इसमें नई चीज़ नहीं है। आप इसको पढ़ लेंगे कि सेल वॉल नॉन लिविंग होती है, लिविंग होती है। देख लीजिए यहाँ पे लिविंग होती है और ये नॉन लिविंग होती है। ये सेलेक्टिवली परमिएबल है, दैट इज सेमी परमिएबल है, सेलेक्टिवली चीज़ों को अंदर बाहर आने जाने देती है। बट सेल वॉल सबको, आओ भैया जाओ भैया, जिसका मन हो जहाँ मन हो, बस हम तो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम है हमारा, देखने का काम नहीं कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, वो सेल मेम्ब्रेन देखेंगे। हमारा काम जितना है बस स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, ठीक है। ये रिजिड एंड टफ होती है, इट इज सॉफ्ट एंड अपीयर टू बी जेली लाइक स्ट्रक्चर। अब एक चीज़ ध्यान रखना, और वो एक चीज़ ये है कि चलो नहीं होगा तो आगे देखेंगे अभी, ठीक है, आगे देखते हैं। कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली में ये डिफरेंस है, हिंदी में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं आराम से इसको पॉज करके, ठीक। अभी आते हैं पार्ट्स ऑफ सेल पे। पार्ट्स ऑफ सेल, पहला सेल टॉपिक में पहला पार्ट हमने क्या पढ़ा था, सेल की डिस्कवरी, सेल थ्योरी, ये सब पढ़ा। अब हम दूसरे पार्ट में आ चुके हैं, जिसमें कि हमने पहले तो आउटर कवरिंग सेल के बारे में पढ़ी। सेल की आउटर कवरिंग के बारे में ही सिर्फ अभी तक हमने पढ़ा है और कुछ नहीं पढ़ा है। अब हम सेल के अंदर, उस फैक्ट्री के अंदर जाएंगे और देखेंगे कौन कौन यहाँ पे काम कर रहा है। ये है मैनेजर फैक्ट्री का मैनेजर है ये, जो मैनेज कर रहा है सबको, यानी दिमाग यही चला रहा है, सबको कंट्रोल कर रहा है, सबको सेंटर में होता है और सबको कंट्रोल करता है। भूरा भैया ने डिस्कवर किया था इसको, ठीक। एंड सेल्यूलर कंपोनेंट होता है, सेल के अंदर होता है, ये कोई याद करने वाली चीज़ नहीं है, ठीक है, बस लिखा हुआ है ऐसे ही। लार्ज इन साइज होता है, बड़ा होता है, लार्ज सेल स्ट्रक्चर हो तो कोई याद करने की चीज़ नहीं। तो याद करने की चीज़ है क्या, ब्रेन ऑफ द सेल एंड रॉबर्ट भूरे जी, बस दो चीज़ मैनेज करने का काम होता है। दिखाते हैं तुम्हें स्ट्रक्चर अभी। दो पार्ट होते हैं इसके, न्यूक्लियर एनवेलप और न्यूक्लियोप्लाज्म। ये है देखो केंद्र, जैसे कि ये सेल है, जैसे सेल है तो सेल के अंदर होता है, ये सेंट्रली लोकेटेड होता है, सेंटर में लोकेटेड होता है, ये इस तरह से गोल गोल स्ट्रक्चर होता है सेंटर में। दो चीज़ों का बना होता है, अभी आपको बताया, न्यूक्लियर एनवेलप और न्यूक्लियोप्लाज्म। ये होता है एनवेलप, ये जो बाहर का देख रहे हो ना, जिस तरह से सेल, ये सेल मेम्ब्रेन होती है, ये सेल मेम्ब्रेन होती है ना, ये होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसी को हम बोल देते हैं क्या, न्यूक्लियर एनवेलप। और जो अंदर भरा हुआ है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। जिस तरह से आई थिंक आगे है कि नहीं है, कोई नहीं, आगे देख लेंगे। वैसे तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर फिगर में आप अगर एक चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे तो ये जो पर्टिकुलर द्रव्य भरा हुआ है ना, ये फ्लूइड है, ये एक तरह का फ्लूइड स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है। इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म, ये पर्टिकुलर जो यहाँ पे फ्लूइड स्ट्रक्चर भरा हुआ इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। अब इस जिस तरह से साइटोप्लाज्म है, और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये न्यूक्लियस है यहाँ पे, और ये न्यूक्लियस है यहाँ पे, ठीक है, ये न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस के अंदर भरा होता है न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर भरा हुआ ये न्यूक्लियोप्लाज्म। अब इस न्यूक्लियस के अंदर अगर आप ध्यान से देखें, न्यूक्लियस के अंदर अगर आप ध्यान से देखें तो ये धागे तरह का स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा आपको, ये धागे तरह का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना, धागे तरह का आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। इसको बोलते हैं क्रोमैटिन मटेरियल। इसको क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन मटेरियल। ये जो क्रोमैटिन मटेरियल है यहाँ पे पहले तो देख लेते हैं, न्यूक्लियर एनवेलप कंपोज्ड ऑफ 2 न्यूक्लियर में कवर्स न्यूक्लियस, सेपरेट न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। जैसे ये सेल है, ये आपका न्यूक्लियस है, तो ये आपका क्या है, ये आपका न्यूक्लियर एनवेलप। तो ये न्यूक्लियर एनवेलप किसको अलग कर रहा है, न्यूक्लियोप्लाज्म जो अंदर भरा हुआ है को बाहर भरा हुआ साइटोप्लाज्म से, या फिर न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से अलग करने का काम कर रहा है ये, ठीक। परमिट ट्रांसफर ऑफ मटेरियल्स बिटवीन न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के बीच में ट्रांसफर का काम करता है कि अंदर से बाहर, जैसे मतलब न्यूक्लियोप्लाज्म से अगर कोई चीज़ साइटोप्लाज्म में जानी, साइटोप्लाज्म से अंदर आनी है न्यूक्लियोप्लाज्म में, तो वो काम न्यूक्लियर एनवेलप का होता है, मतलब बेसिक कवरिंग है, ठीक है। इसमें दो चीज़ें होती हैं, लिक्विड ग्राउंड सब्सटेंस होता है एंड कवर्ड बाय न्यूक्लियर एनवेलप, ठीक है, कोई नई चीज़ नहीं इसमें। अब आते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। जब भी हमने पढ़ा साइटोप्लाज्म, वैसे ही न्यूक्लियोप्लाज्म, ये दो चीज़ों से बना होता है, न्यूक्लियोलस और क्रोमैटिन मटेरियल, जिसके भी हम बात कर रहे थे, धागे तरह का जो स्ट्रक्चर होता है। अब न्यूक्लियोलस क्या था उसको भी यहाँ पे देख लो, ये देख पा रहे हो यहाँ पे, ये चीज़
ठीक है, यहाँ पे, तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस, ठीक है। और ये जो धागे तरह का स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं क्रोमैटिन मटीरियल, ठीक है। तो न्यूक्लियोलस एक या एक से ज़्यादा हो सकते हैं, प्रोटीन फॉर्मिंग सेंटर होते हैं, दैट इज ये राइबोजेनेसिस में इन्वॉल्व होते हैं, प्रोटीन फॉर्मिंग सेंटर्स होते हैं। अब अभी पढ़ेंगे हम लोग कि जो राइबोसोम्स होते हैं वो प्रोटीन के सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। तो जहाँ जहाँ राइबोसोम होगा वहाँ वहाँ प्रोटीन बनेगा, या फिर हम बोल सकते हैं वैसे वर्षा, जहाँ जहाँ प्रोटीन बन रहा है दैट मीन्स कि वहाँ वहाँ पे राइबोसोम है। तो ये आपके प्रोटीन फॉर्मिंग सेंटर भी होते हैं न्यूक्लियोलस। एंड जो क्रोमैटिन मटेरियल होता है, दिस इज एंटैंगल्ड मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन, क्रोमैटिन मटेरियल्स गेट्स ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम्स। अब ये जो धागे तरह का स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, इस तरह का जो धागे तरह का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये बहुत ही अजीब टाइप का लग रहा है आपको कि ऐसे ही फैले हुए धागे। ये धागे जो है आराम से ऑर्गेनाइज हो जाते हैं जब सेल डिवीजन होता है, जब कोशिका का विभाजन होता है। जब कोशिका का विभाजन होता है देन ये जो क्रोमैटिन मटेरियल है आपस में एंटैंगल हो जाता है। एंटैंगल से मतलब है ऑर्गेनाइज हो जाता है, एंड ये बन जाता है क्रोमोसोम्स। क्रोमैटिन मटेरियल जो है जब सेल डिवीजन होता है तो ये किसमें बदल जाता है, क्रोमोसोम में, विच आर अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विजिबल ड्यूरिंग सेल डिवीजन। दो चीज़ों से मिल के बने होते हैं, डीएनए और प्रोटीन। किससे मिल के बने होते हैं, डीएनए और प्रोटीन से। सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन मटेरियल है, वो जब सेल डिवीजन होगा तो एंटैंगल्ड हो जाएगा, क्रोमोसोम बन जाएगा, ठीक है। और क्रोमोसोम किससे बना हुआ है, डीएनए और प्रोटीन से बना हुआ है। डीएनए किससे बने हुए हैं, तो डीएनए एक तरह से जीन, इनका जो एक बेसिक यूनिट है, फंक्शनल यूनिट है डीएनए का, वो जीन है। लेकिन बने हुए हैं 4 पेयर्स हैं होते हैं, अभी एडेनाइन, गुआमाइन, थाइमाइन, साइटोसाइन वो देखेंगे। बट ये जो डीएनए है वो जीन इनका बेसिक यूनिट है, और यही जीन ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। जैसे कि ये हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है, और उसी जीन की वजह से हमें कुछ रिजेम्बलेंस मिलती है अपनी पेरेंट्स से या फिर ग्रैंड पेरेंट्स से, है ना, कि ये नाक इस तरह से है, हमारी कलर उस तरह से है, या फिर मतलब बाल, फॉर एग्जांपल किसी के अगर स्ट्रेट हैं तो हो सकता है उनके फादर पे बाल गए बिकॉज उनके भी बाल स्ट्रेट हैं। तो क्यों, क्योंकि वो जीन के थ्रू ट्रांसफ़र हो रहे हैं। और जीन किस में है, जीन डीएनए में है, डीएनए किस में है, क्रोमोसोम में, क्रोमोसोम किस में है, न्यूक्लियस में है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये न्यूक्लियस अंदर, ये आपको दिख रहा है, ये क्या है, ये क्रोमोसोम्स हैं आपके। क्रोमोसोम कितने होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं इस स्ट्रक्चर के, 46। लेकिन ये हमेशा पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं, और टोटल पेयर में 2 चीज़ें होती हैं, दैट मीन्स 23 पेयर्स होंगे यहाँ पे। एक पेयर में 2 चीज़ें होती हैं ना, तो टोटल 23 पेयर्स होंगे। अब इसमें 23 पेयर्स में भी इनको हम डिवाइड करते हैं 22 और 1। जो 22 होते हैं इनका सेक्स से कोई लेना देना नहीं है, मतलब कि ये ऑटोसोमल होते हैं, ऑटोसोमल। ये जो एक पेयर है ऑफ क्रोमोसोम ये सेक्स में इन्वॉल्व होता है, ठीक है, इसको हम सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं। सेक्स क्रोमोसोम मेल में होता है ये एक्स वाई के फॉर्म में, एंड फीमेल में होता है ये एक्स एक्स के फॉर्म में। जब हम जेनेटिक्स पढ़ेंगे तो उस पर्टिकुलर हेरिडिटरी एवोल्यूशन पढ़ेंगे, उस टॉपिक में देखेंगे किस तरह से मतलब मेल फीमेल में क्रॉस होता है, देन कैसे मेल बच्चा होता है, कैसे फीमेल होता है, तो वो वहाँ पे हम देखेंगे। अभी के लिए क्रोमोसोम की अगर हम बात करें तो डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। 23 पेयर्स होते हैं, टोटल 46 होंगे, जिसमें 22 ऑटोसोमल होते हैं, एंड एक सेक्स क्रोमोसोम होता है, एक पेयर सेक्स क्रोमोसोम होता है। अब ये जो आपके क्रोमोसोम्स हैं, अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे, तो ये इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, डीएनए। और डीएनए जो है उसमें बीच बीच में तुम्हें प्रोटीन, हिस्टोन नाम का एक प्रोटीन देखने को मिलेगा बीच बीच में, जिससे कनेक्टेड है। अब डीएनए में किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, एक तो पहली बात तो इसका जो फॉर्मूला है, सॉरी फुल फॉर्म है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियाइक एसिड, पता होना चाहिए, राइबो न्यूक्लियाइक एसिड, आई होप सबको पता होगा ये फॉर्मूला तो। एंड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो ये है कि इसका जो मॉलिक्यूल है उसकी डिस्कवरी किसने करी थी, एंड जो इसका डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर का मतलब है द्विकुंडलीय संरचना। तो मॉलिक्यूल की अगर बात करेंगे तो ये फ्रेडरिक मिशर ने करी थी, ध्यान रखिएगा, किसने, फ्रेडरिक मिशर ने। कब करी थी, 1869 में। इसी साल मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल भी दी थी, हम देखेंगे जब केमिस्ट्री पढ़ेंगे। एंड डबल हेलिकल स्ट्रक्चर का मतलब होता है द्विकुंडली संरचना, मतलब इस तरह से जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। इसको दिया था जेम्स वॉटसन एंड क्रिक, वॉटसन एंड क्रिक, बस आप शॉर्ट में याद रखो, वॉटसन एंड क्रिक। 1953 में इन्होंने ये स्ट्रक्चर दिया था, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। अब ये हैं बेस पेयर्स जिससे डीएनए मिलके बने हुए हैं, ATGC। ये मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे, ATGC होता क्या है, तो ATGC, A स्टैंड्स फॉर एडिनाइन,
T थाइमाइन, G गुआनाइन, ठीक है, गुआमाइन, एंड C से साइटोसाइन। तो ये बेस पेयर्स होते हैं डीएनए में। यहां तक किसी कोई डाउट? देन हम बढ़ते हैं साइटोप्लाज्म की ओर। साइटोप्लाज्म देखिए क्लियर है, ओके ठीक है सर। इज एक सेकेंड, बिल्कुल कोमल, उसको हम बोल सकते हैं एप्लीकेशन, बट उनमें डिफरेंस भी होता है जो मैंने आपको बताया है ना। बायो कितने दिन में हो जाएगी, रुक जाओ यार, अभी है ना, पहला लेक्चर है तुम तो नज़र लगा रहे हो। साइटोप्लाज्म अभी बताया था, पार्ट बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है एंड न्यूक्लियस के बीच में, न्यूक्लियर एनवेलप के बीच में जो भी फ्लूइड भरा हुआ है, तो दैट इज कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म इसको बोलते हैं। साइटोसोल क्या होता है? साइटोप्लाज्म जो होता है साइटोसोल से बना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये पानी लूँ, इसमें चीनी घोल दूँ और थोड़ा नींबू मिला दूँ, ठीक है, इसको लेमोनेड बोल देंगे। लेमोनेड नींबू पानी है, लेकिन वो बना किससे? मेन है किस चीज़ से? ग्राउंड सब्सटेंस क्या है? पानी है, ग्राउंड सब्सटेंस है कि नहीं, जिसमें सारी चीज़ें मिली हुई हैं। तो इसको बोलते हैं साइटोसोल, ग्राउंड सब्सटेंस है साइटोप्लाज्म का। सेल ऑर्गेनल जो है ना, इसी में प्रेजेंट रहते हैं। सेल ऑर्गेनल इसी में तैरते रहते हैं। अब सोचो वो नहीं होंगे तो एक जगह आके इकट्ठा हो जाएंगे। सेल ऑर्गेनल जो अंदर सब पड़े हुए हैं आके सब एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे अगर ये नहीं होगा साइटोप्लाज्म तो। ठीक है, तो एक फ्लूइड स्ट्रक्चर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर एनवेलप के बीच में। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सेल है, हमारी सेल की आउटर कवरिंग है, ये भरा हुआ है साइटोप्लाज्म, द्रव्य जो है भरा हुआ है अंदर। ये किसके बीच में है? अगर हम देखें तो ये सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में, फिर न्यूक्लियर एनवेलप के बीच में ही है, जिसमें कि ये डिफरेंट तरह के हमारे सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट है। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से सुनना। टाइप ऑफ सेल। तो सर क्या सेल खत्म हो गया? नहीं, अभी डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स पे आएंगे। अभी सिर्फ हमने न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा है और सेल की आउटर कवरिंग्स के बारे में पढ़ा है। अभी सारे हमारे सेल ऑर्गेनल जो है वो बचे हैं, लेकिन उससे पहले हमें ये पढ़ना है कि टाइप ऑफ सेल ऑन द बेसिस ऑफ कि कितनी चीज़ें मौजूद हैं, कितनी सेल डेवलप्ड है, उसको हम दो टाइप में डिवाइड करते हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। यू का मतलब होता है ट्रू और कैरियोट का मतलब होता है न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस। अब होता क्या है, कई सारे जैसे हमारे बैक्टीरिया हैं तो उतने डेवलप्ड सेल नहीं है यार, ये उतने डेवलप्ड सेल नहीं है। जैसे अगर हम बात करें बैक्टीरिया वगैरह हैं तो उतना ज़्यादा एवोल्यूशन नहीं हुआ है बैक्टीरियाज में, ठीक, उतने ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है। लेकिन ह्यूमन सेल की बात करें, प्लांट सेल की बात करें, ठीक ठाक डेवलप्ड हैं ये, लेकिन बैक्टीरिया वगैरह डेवलप्ड नहीं है। तो बैक्टीरिया में तुम जाओगे तुमको न्यूक्लियस मिलेगा ही नहीं कि ये देखो न्यूक्लियस है, धागे वागे अपना तैर रहे हैं आराम से, धागे आगे तैर रहे हैं, ठीक है, कहीं कुछ ऐसा कवरिंग है ही नहीं। न्यूक्लियर एनवेलप जो देखे थे ना, है ही नहीं कुछ, सब तैर रहे हैं धागे अपना, दिख ही नहीं रहे कहाँ पे क्या है। इसीलिए और लेकिन जो हमने अभी प्लांट और एनिमल सेल पढ़ा उसमें तो ट्रू न्यूक्लियस था ना, न्यूक्लियस था उसमें कि सब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी, एकदम हमें दिख रहा था, ये देखो ये न्यूक्लियस रहा हमारा, उसके अंदर न्यूक्लियोलस है, क्रोमैटिन मटेरियल है, क्रोमैटिन मटेरियल में फिर बाद में क्रोमोसोम बनता है जिसमें डीएनए और प्रोटीन का बना होता है। लेकिन यहाँ पे मान लो सेल है बैक्टीरिया की, यहाँ पे हो सकता है इस तरह से लग रहा हो कि हाँ ये हो सकता है न्यूक्लियस, यहाँ पे धागे वागे दिख रहे हैं। तो ऐसा अनडिफाइंड रीजन इसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड अनडिफाइंड रीजन जो न्यूक्लियस की तरह लग रहा है, जो प्रोकैरियोटिक में होता है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। ठीक, अब इसमें डिफरेंस समझते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंस क्या होता है। एक समझ लिए तुम कि न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अब अगर तुमको याद करने में दिक्कत है तो ऐसे याद रखो, जो प्रो होते हैं, जो लोग प्रो होते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा चीज़ों की रिक्वायरमेंट नहीं होते हैं, वो अपने में ही काफ़ी है, यानी उनके लिए उनको ना तो न्यूक्लियस चाहिए, ठीक है, न्यूक्लियोलस एब्सेंट होता है। होता क्या, न्यूक्लियोसाइड मैंने बताया था, जो अनडिफाइंड रीजन। ठीक, न्यूक्लियोलस क्या चीज़ है? न्यूक्लियस के अंदर है, न्यूक्लियस ही नहीं है तो न्यूक्लियोलस कहाँ से होगा? सेल ऑर्गेनल से एब्सेंट है। सर सेल ऑर्गेनल क्या होते हैं? अरे तुमने नाम तो कभी सुना होगा ना, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल, गोल्गी बॉडीज, कभी तो सुना होगा। नहीं सुना? अभी सुन लिया ना। तो ये जो चीज़ें हैं वो एब्सेंट होती, इसमें नहीं होती हैं, बट इसमें होती हैं सब की सब चीज़ें। लेकिन एक चीज़ ऐसी है जो भगवान ने दोनों को दी है, वो क्या चीज़ है? वो है राइबोसोम्स।
क्योंकि दोनों को प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है, दोनों को ग्रोथ चाहिए, और ग्रोथ देता है प्रोटीन, तो दोनों में राइबोसोम है, बाकी ज़्यादा चीज़ें नहीं है, बाकी सेल ऑर्गेनल नहीं है। साइटोप्लाज्म कोई सेल ऑर्गेनल थोड़ी ना होता है, दोनों में है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया ये क्या है, यूकैरियोटिक है, इसमें होगा। प्रो लोगों को नहीं चाहिए भाई, प्रो लोगों को नहीं चाहिए माइटोकॉन्ड्रिया। प्रो लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, वो तो होगी भाई जिसमें चीज़ें रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो इन लोगों में क्यों नहीं है, न्यूक्लियस नहीं है, तो अभी मैंने बताया कि उतनी ज़्यादा डेवलप नहीं हुई है ये। अब एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स भी तो देख लें, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का साइज भी थोड़ा सा ध्यान रखना, यूकैरियोटिक का ज़्यादा होता है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक में आते हैं हमारे बैक्टीरिया, ध्यान रखना ये बैक्टीरिया सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, चाहे वो साइनो बैक्टीरिया हो या फिर वो माइकोप्लाज्मा, जो हमने सबसे छोटा माइकोप्लाज्मा ऑप्शन में दे सकते, तो हमें लगेगा ये माइकोप्लाज्मा क्या होता है, बैक्टीरिया तो होता है, अभी बताया था सबसे छोटी सेल होती है साइनो बैक्टीरिया, नाम ही बैक्टीरिया। ये जो साइनो बैक्टीरिया होता है इसको हम ब्लू ग्रीन एल्गे के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखना, ब्लू ग्रीन एल्गे, नीला हरा शैवाल। लेकिन जो एल्गे होता है, जो एल्गे होता है वो यूकैरियोटिक होता है। बस तुम अपने दिमाग में इतना बिठा लो कि जो बैक्टीरिया होता है, जो बैक्टीरिया होता है वो आपका प्रोकैरियोटिक होता है, सारी चीज़ें उसको छोड़ के यूकैरियोटिक सेल होती हैं, ठीक। अब मैंने बोला कि सारी चीज़ें, यानी एल्गे, सर एल्गे भी यूकैरियोटिक होगा, लेकिन ये तो एल्गे है, ये साइनोबैक्टीरिया, ये ब्लू ग्रीन एल्गे है, भले वो ब्लू ग्रीन एल्गे है लेकिन है क्या, है तो साइनोबैक्टीरिया ही ना, तो इसलिए वो प्रोकैरियोटिक होगा, ध्यान रखना, ठीक है। अब तुम्हें क्वेश्चन यार यहाँ पे आई थिंक लगा नहीं है, क्वेश्चन लगाना था, ये क्वेश्चन रुकना अभी, ठीक है। स्क्रीन थोड़ी देर के लिए ब्लैक होगी और मुझे क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे वो करना है, क्वेश्चन लगवाना आपसे, एक सीडीएस में क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार में ही, वो अभी लगवाना है, ठीक है। एक सेकंड रुकना। अंधेला, चलिए भाई अभी वॉइस आ रही है ना, उजाला हो गया, अभी करो क्वेश्चन ये वाला। चलिए भाई क्वेश्चन करिए ज़रा जल्दी से। सेल वॉल इज एब्सेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म, सेल वॉल किस में नहीं होगी, बैक्टीरिया में नहीं होगी, डायटम में होगी, मशरूम में नहीं होगी, या फिर टेप वॉर्म में नहीं होगी, जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए, ये क्वेश्चन का आंसर कीजिए, एंड इसका भी आंसर मत कीजिए, 12 और 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिए जल्दी से। क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए, ये पिछली बारी जितने भी क्वेश्चन हैं ये तीनों हो गए, ये वाला क्वेश्चन हो गया, पिछली बार सीडीएस के एग्जाम के ही है, एसएससी के भी करेंगे। डीएनए और किसके बने होते हैं, क्रोमोसोम्स। एंड बैक्टीरिया हैव एन अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन विच लैक्स अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड कंटेन्स ओनली डीएनए विदाउट प्रोटीन, सच अ रीजन इज कॉल्ड एज। तो सेल वॉल सर अभी बताया, तो बैक्टीरिया में किसकी बनी होती है, पेप्टिन या फिर पेप्टिडो ग्लाइकन की बनी होती है, पेप्टिडो ग्लाइकन की, ठीक है। मशरूम एक तरह के फंगस ही होते हैं, ये मशरूम फंगस होते हैं, तो किसकी बनी होती है, किटिन की बनी होती है, ठीक। जो टेप वर्म होते हैं ये हमारे एनिमल फाइलम से बिलोंग करते हैं, और एनिमल में सेल वॉल नहीं होती है,
जो एनिमल्स होते हैं उनमें सेल वॉल नहीं होती है। टेप वॉर्म जो है एनिमल्स से बिलोंग करते हैं, डाई एटम्स में होती है, एक तरह के ये प्रोटोजोआ होते हैं। ठीक, क्रोमोसोम आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, डीएनए किसके बने होते हैं? डीएनए हमने देखा था, डीएनए किसके बने होते हैं? ये डीएनए होते हैं आपके एडिनाइन, ग्वामाइन, थाइमाइन, साइटोसाइन। फंक्शनल यूनिट क्या होती है? जीन होती है। ये एक एंटेंगल्ड होते हैं क्रोमोसोम्स किसके थ्रू? हिस्टोन प्रोटीन होता है। बैक्टीरिया हैव एन अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन। अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन क्यों होता है? क्योंकि ये प्रोकैरियोट्स होते हैं। तो प्रोकैरियोट में तुम्हें डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन नहीं मिलेगा कि प्रॉपर न्यूक्लियर रीजन मिल रहा है, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी। ठीक है, कंटेन्स ओनली डीएनए विदाउट प्रोटीन, सच अ रीजन इज कॉल्ड एज, तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड। ठीक है, आई थिंक मैंने गलती से न्यूक्लियोसाइड लिखवा दिया था, न्यूक्लियोइड होता है वो। ठीक है, न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोसाइड नहीं, न्यूक्लियोइड। ठीक है, ये क्वेश्चन वैसे कर तो सकते हो लेकिन अभी मत करो। ठीक है, अभी मुझे पढ़ा लेने दो सारी चीज़ें, उसके बाद कर लेना, ज़्यादा सही रहेगा। बाकी कर तो सकते ही हो अभी भी, लेकिन अभी पूरी चीज़ें कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। ठीक है, तो अभी आते हैं सेल ऑर्गेनल्स पे। डिफरेंट तरह के जो हमारे कोशिकांग होते हैं, ठीक है, कोशिका के अंगक, न्यूक्लियोइड। हाँ, सबका सही है। क्या चीज़ इसमें? सेल वॉल इज एब्सेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग? सेल वॉल इज एब्सेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स? एब्सेंट तो डायटम्स में तो होती है ना सेल वॉल, तो क्या दिक्कत है? डायटम्स में होती है भाई, ये आपके एक तरह के एल्गे होते हैं। प्रोटो आई थिंक, अच्छा मैंने गलती से, हो सकता है प्रोटोज, एल्गे होते हैं एक तरह के आपके। ठीक है, ये डायटम्स में होती है आपकी सेल वॉल, ध्यान रखना। टेप वॉर्म जो हमारा एनिमल फाइलम से बिलोंग करता है उसमें नहीं होती। अब आते हैं, जो अभी मैंने बताया था फैक्ट्री में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, तो एक लोग तो हमने देख लिया था मैनेजर। ठीक है, हमें एम्प्लॉयज़ के बारे में पढ़ना है, हमने मैनेजर तो पढ़ लिया, अब एम्प्लॉयज़ पे आते हैं। डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स। ठीक है, तो ये सेल ऑर्गेनल्स की डेफिनेशन है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि मेम्ब्रेन बाउंड। देखो हाँ, ये होता है कि देखो सेल ऑर्गेनल को हम दो कैटेगरी में बाउंड कर सकते हैं। एक वो जिनकी झिल्ली होती है, मेम्ब्रेन होती है, बाहर एक तरह की कवरिंग होती है उनके पास, हल्की सी पतली सी बहुत सी। अब सेल देख रहे हो हम कितने लेवल, कितने बारीक लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं कि नहीं, कितना छोटा सा सेल होता है जो हमें दिखता नहीं नेकेड आई से, उसको पढ़ रहे हैं, उसके अंदर कितनी सारी चीज़ें होती हैं। तो वो ऑर्गेनल्स जो होते हैं जो अंदर सेल के बैठे हुए काम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ उनका काम होता है। हर एम्प्लॉय का कोई कुछ देख रहा है ना, जैसे कोई एचआर का बंदा होता है, कोई मान लो कि कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो सबका कोई मार्केटिंग देख रहा है, तो उसी तरह से समझ लो। तो एक होते हैं जो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं और एक होते हैं जो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते हैं। ठीक, अब इस पर आपको फोकस नहीं करना है अभी कि मेम्ब्रेन बाउंड कौन होता है कौन नहीं होता, वो मैं आपको बता दूंगा। एक होता है जो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता, बाकी सब होते हैं। ठीक, तो आ जाओ अब एक एक करके पढ़ लेते हैं। सबसे पहला वैक्यूल्स, रिक्तिकाएं, ये मेम्ब्रेन बाउंड होता है। अगेन फोकस नहीं करना इस पर, तुम्हें बस बाकी चीज़ों पर फोकस करना, फंक्शन क्या होता है। बाकी तो अभी मैं समराइज़ कर दूंगा कि मेम्ब्रेन किस में होती है, एक में नहीं होती, बाकी सब में होती है। सॉलिड या लिक्विड फील्ड हो सकती है, स्टोरेज सैक लाइक होता है, रुक जाओ अभी। ठीक, वैक्यूल्स स्मॉल होते हैं। अब वैक्यूल्स पता है ये एनिमल सेल में भी होते हैं, प्लांट सेल में भी होते हैं, लेकिन प्लांट सेल को ज़्यादा ज़रूरत होती है इस चीज़ की, इसलिए प्लांट सेल में ये बड़े होते हैं, प्लांट सेल में ये बड़े होते हैं, परमानेंटली होते हैं। लेकिन यहाँ पे एनिमल में ये छोटे होंगे। ठीक है, प्लांट सेल में ये छोटे होंगे एंड टेम्पररी तौर से होंगे। प्लांट सेल में इतने बड़े होते हैं ये, प्लांट सेल में अगर हम बात करें कि ये रफली 50 to 90% ऑफ सेल का वॉल्यूम ऑक्यूपाई करके रखते हैं, यानी कि आधे से ज़्यादा सेल जो है इन्हीं से ऑक्यूपाई रहती है। लेकिन क्यों? क्योंकि जो वैक्यूल्स होते हैं ये सेल को रिजिडिटी एंड टर्जिडिटी प्रोवाइड करने का काम करते हैं। टर्जिडिटी कैसा? जैसे टर्जिडिटी मतलब ये क्या होता है ना, इसके अंदर सेल सैप सैप भरा होता है। जैसे सेल है, ये प्लांट सेल है तो यहाँ पे डबल में बनाऊंगा। ठीक, क्योंकि सेल वॉल है एक, ये न्यूक्लियस हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया, ये हो गया तुम्हारा वैक्यूल, बहुत बड़ा होता है। ठीक है, ये जो आपका होता है वैक्यूल, वैक्यूल के अंदर इस तरह का सेल सैप भरा होता है ये प्लांट के अंदर, जो उसको रिजिडिटी टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है। होली आने वाली है, पानी भर के फेंक के मारोगे तो पानी में जब भरोगे बलून में तो वो टर्जिड हो जाता है। टर्जिड, जो फीलिंग तुम ले पा रहे हो उस बलून की, जो टर्जिडिटी वाली, वही फीलिंग लो वैक्यूल्स की। वैसे ही होते हैं, टर्जिडिटी प्रोवाइड करते हैं ये, सो दैट चीज़ें इधर उधर मूव ना कर पाएँ।
प्लांट सेल वैक्यूल्स प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी, सेंट्रल वैक्यूल्स ऑफ सम प्लांट में ऑक्यूपाई, तो वो चीज़ मैंने आपको बता दी है। इसमें स्मॉल होते हैं, टेम्पररी होते हैं। ये याद करना है क्या, बाद में याद कर लेना, पहले याद करो कि एनिमल में छोटे होते हैं, टेम्पररी होते हैं, प्लांट में बड़े होते हैं, परमानेंट होते हैं, 50 to 90% ऑफ सेल का पार्ट ऑक्यूपाई करके रखते हैं। दिस इज सेकेंडरी, ये बाद में याद करना है आपको, जब वो याद हो जाएगी चीज़, ठीक। अब आते हैं सेल सैप किसका बना होता है, तो सेल सैप अमीनो एसिड, शुगर एंड ऑर्गेनिक एसिड्स, यानी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों चीज़ों का बना होता है। अमीनो एसिड, शुगर, ऑर्गेनिक एसिड्स इसके कंपोनेंट होते हैं सेल सैप। सेल सैप क्या होता है, जो वैक्यूल के अंदर भरा होता है। वैक्यूल क्या होता है, जो सेल को रिजिडिटी एंड टर्जिडिटी प्रोवाइड करते हैं, जो प्लांट के अंदर बहुत बड़े होते हैं, ठीक। ये देख सकते हैं आप, ये एनिमल सेल है, प्लांट सेल है। ये देखिए यहाँ पे आपको वैक्यूल दिख रहा है, कहीं पे वैक्यूल दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, एनिमल सेल में नहीं दिख रहा है। दैट डजंट मीन कि होता ही नहीं है, दैट डजंट मीन कि होता ही नहीं है। जैसे कि इसमें सेल वॉल होती ही नहीं है, कभी नहीं होगी, इसमें होगी, हमेशा होगी। लेकिन इसमें ज़रूरी नहीं कि वैक्यूल हमेशा ना हो, इसमें टेम्पररी होता है, जब ज़रूरत होती है तो आ जाता है, नहीं तो नहीं होता है। प्लांट सेल में अगर हम बात करें तो ये देख रहे हैं इतना बड़ा सा जो रफली आधे से ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करके रखा है, ये परमानेंट होता है इसमें। क्लियर। अब बढ़ते हैं आगे, दूसरा देखते हैं, अंतःप्रद्रव्य जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये फैक्ट्री के अंदर क्या कर रहा है, ये फैक्ट्री के अंदर दो हेड्स हैं, मतलब ये फैक्ट्री के अंदर जब जाओगे, इससे मिलोगे तो इसके दो हेड हैं एक तरह से। एक जो हेड है इसका वो रफ है, खुरदुरा है, और एक सॉफ्ट है, ठीक। आई अगेन रिपीट, एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम, अगेन वो भूल जाओ मेम्ब्रेन बाउंड होता है, मैं अगेन समराइज कर दूंगा लास्ट में कौन मेम्ब्रेन बाउंड है कौन नहीं है। इट इज़ अ लार्ज नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स एंड शीट्स। इसमें लॉन्ग तीन फॉर्म में देखने को मिलती हैं जो ट्यूब्स एंड शीट है, लॉन्ग ट्यूब्यूल्स, वेसिकल्स, सिस्टर्ने। पहले ये दिखा देता हूँ, तब बाद में इसका काम बताता हूँ मैं आपको। तो ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ध्यान से देखो, इसमें ये ट्यूब्स टाइप्स दिख रही हैं, ट्यूब्स टाइप दिख रही हैं, यही है आपकी ये जो लिखा हुआ है ट्यूब्यूल्स। और ये वेसिकल्स और सिस्टर्ने देख लो, तो सिस्टर्ने ये हैं आपके, ये है सिस्टर्न, ये जो सिस्टर्न दिख रहे हैं आपके सिस्टर्न्स, ये सिस्टर्न्स हैं आपके। क्लियर। ये ट्यूब्यूल्स हैं। एंड ये अटैच किससे है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक पार्ट अटैच है, ये पूरा न्यूक्लियस है, तो ये एक पार्ट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच्ड है, और ये जो पार्ट है कहाँ पे है, साइटोप्लाज्म के पास है। ये पूरी सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, इसके अराउंड आपको साइटोप्लाज्म देखने को मिलेगा। एंड ये इसका एक फेज अटैच्ड है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, और दूसरा अटैच्ड है किससे, ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म, और सॉरी जो साइटोप्लाज्म है उससे, ठीक। अब ये क्यों अटैच है सर, क्योंकि इसका ट्रांसपोर्टेशन का काम है सर। कोई भी फैक्ट्री में जो चीज़ बन रही है, मेन जो चीज़ें बनती हैं वो प्रोटीन और फैट बनता है, तो उसका ट्रांसपोर्ट का काम यही देखता है, तो उसको चीज़ें ट्रांसपोर्ट करनी होती है अंदर बाहर जो चीज़ बनी, ठीक। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है, ये वन साइड अटैच विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन और अदर विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साइड अटैच्ड है, ठीक है। ये तो आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से साइड अटैच्ड है, और इस तरह से जो दूसरा वाला साइड देखे थे ये किससे अटैच था, साइटोप्लाज्म से या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, ठीक। अब ये दो प्रकार का होता है जो मैं बोल रहा था, इसके दो हेड हैं, एक तो जो खुरदरा है और एक जो स्मूथ है। जो खुरदुरा है वो खुरदुरा राइबोसोम की वजह से है, जो रफ है आर से रफ एंड आर से राइबोसोम। राइबोसोम क्या है, राइबोसोम ये जो डॉट तरह का आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये जो डॉट डॉट स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं इसमें, अगर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये जो डॉट डॉट करके आपको स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं डॉट डॉट करके, ये राइबोसोम्स हैं। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे कहीं पे आपको दिख रहा है डॉट डॉट स्ट्रक्चर, नहीं है, ये स्मूथ है। ये डॉट डॉट स्ट्रक्चर की वजह से रफ है, आर से रफ और आर से राइबोसोम। क्यों रफ है, ये डॉट डॉट स्ट्रक्चर राइबोसोम है, करते क्या है, प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करते हैं, प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। स्मूथ वाले फैट्स का एंड लिपिड का सिंथेसिस करते हैं, ये वसा को बनाते हैं ये। और फिर जब बन जाता है तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलता है लाओ हम ट्रांसपोर्ट कर दें। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो हेड खुले हुए हैं, चीज़ें जो बनती हैं उनसे लेता है और ट्रांसपोर्ट काम करता है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक। वही चीज़ें हैं यहाँ पे देख लो, इट इज़ ऑफ टू टाइप्स। तो दूसरा टाइप है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम एब्सेंट होता है इसीलिए स्मूथ अपीयर होता है। किसके फॉर्मेशन में यहाँ पे देख सकते हैं आप, ठीक है। ये आपका अगेन राइबोसोम्स है, रफ पार्ट है ये, एंड ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। क्लियर है इतनी चीज़, ठीक है। तो समराइज है यहाँ पे, समराइज की हुई चीज़ें कि आर ई, जिसके मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो हेड है, एक आर ई आर जो प्रोटीन बनाता है, एस ई आर जो फैट बनाता है। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस में इन्वॉल्व है। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस का मतलब है, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस का मतलब होता है किसी चीज़ का बनना,
मेम्ब्रेन का बनना भूल जाओ इसको। प्रोटीन एंड लिपिड्स एक्ट एज हार्मोन्स भूल जाओ इसको। ईआर फॉर्म्स नेटवर्क सिस्टम, वो देख ले किस तरह से सिस्टर्न्स का इस तरह से नेटवर्क सिस्टम बनता है। ये चैनल बनता है फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल बिटवीन साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। अगेन ये साइटोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियस, तो एक पार्ट इसका अटैच्ड है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से और दूसरा अटैच्ड है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर साइटोप्लाज्म से। तो जो भी बना बाहर प्रोटीन और लिपिड दोनों ट्रांसपोर्ट करके आ गया, भैया न्यूक्लियस बन गया। तो ट्रांसपोर्ट कौन कर रहा है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी मैनेजर तक ट्रांसपोर्ट करने का काम कर रहा है ये, ठीक है, क्लियर। और ये पॉइजन्स और ड्रग्स को भी डिटॉक्सीफाई करने में काम करता है, डिटॉक्सीफाई करता है, यानी कि अगर कोई पॉइजन ड्रग आ गया सेल में तो उसको भी हटाने का काम इसका रहता है। ये फंक्शन थोड़ा ध्यान रखना, बिकॉज जनरली लोगों को पता रहता है कि ठीक है ट्रांसपोर्ट, बिल्कुल उसका प्राइमरी फंक्शन ट्रांसपोर्ट करने का काम है, ट्रांसपोर्ट प्राइमरी फंक्शन है। उसके जो दो हेड्स हैं, दो पार्ट्स हैं, वो किसका सिंथेसिस कर रहे हैं? एक प्रोटीन का, एक फैट्स एंड लिपिड्स का। लेकिन ये पॉइजन्स और ड्रग्स को भी हटाता है, ये चीज़ ध्यान रखना है, इसका सेकेंडरी फंक्शन हो जाएगा। क्लियर है इतनी चीज़? अब आते हैं तीसरे पे। यहाँ तक क्लियर है सभी को? गोल ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? अंतर्द्रव्यिका झिल्ली। मतलब जहर खाने से बचा लेगा भैया, वो कोई जहर ऐसा नहीं कि तुम्हें इस सेल में जाता है, जो पॉइजनस बहुत ही माइन्यूट लेवल के सब्सटेंसेस होते हैं उनकी बात हो रही है यहाँ पे। सर कोशिका भित्ति छल को ही बोलते हैं ना? हाँ, जो सेल वॉल होती है ना उसी को कोशिका भित्ति बोलते हैं, हाँ। ट्रांसफ़र कहाँ से करता है? साइटो से न्यूक्लियो करता है, बिल्कुल, साइटो से न्यूक्लियस। ओके चलो, पेपर रिव्यू नहीं कराओगे क्या भाई? पेपर रिव्यू इतने दो शिफ्ट्स के हो तो चुके हैं भाई, एयरफोर्स के हैं। चलो अभी आते हैं गोल्गी apparatus। ठीक है, गोल्गी apparatus इसको डिस्कवर किया था कैमिलियो गोल्गी ने, इसको डिस्कवर किया था कैमिलियो गोल्गी ने। ठीक, अभी गोल्गी apparatus क्या होता है? तो गोल्गी apparatus को इमेजिन करो, ये सेल का पोस्ट ऑफिस है। पोस्ट ऑफिस में क्या काम होता है? पोस्ट ऑफिस में काम होता है पैकेजिंग एंड डिस्पैचिंग का, ठीक है। इसका काम होता है मेन पैकेजिंग और डिस्पैचिंग करने का। क्या पैकेज और डिस्पैच करता है? जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने बनाया, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने बनाया उसको पैकेज और डिस्पैच करने का जो काम होता है वो गोल्गी apparatus का होता है। ठीक, इसके दो फेज होते हैं, सिस फेस और ट्रांस फेस। ये कॉन्वेक्स शेप का होता है एंड ये कॉनकेव शेप का होता है, एंड ये मेच्योरिंग फेस होता है, मेच्योरिंग होता है। ये अभी कॉन्वेक्स से ग्रोइंग फेस में आप ऐसे समझ सकते हैं। तो सिस फेस एंड ट्रांस फेस। सिस फिर अंदर की तरफ होता है, मतलब न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तरफ होता है, एंड ये साइटोप्लाज्म की तरफ होता है, ट्रांस फेस। ठीक है, तो कैमिलियो गोल्गी ने डिस्कवर किया था। वेसिकल सिस्टर्ने एंड वैक्यूल्स होते हैं। सिस्टर्ने क्या होते हैं? तो यही जो आप देख पा रहे हैं ना, ये यही होता है आपके सिस्टर्ने। ये जो आप ये इस तरह का इस तरह का इस तरह का जो देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड ए सिस्टर्ने। ठीक, cisternae arranged parallel to each other. Cisternae arranged in stacks are called as cisterns. Present as network in stacks are called as cisterns. Present as network near nucleus in animal cells. उतना important points नहीं है। Present as freely distributed summits dictyosomes in plant cells. यानी कि ये जो छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं इनको हम dictyosomes के नाम से जानते हैं। ठीक है, dictyosomes। तो ध्यान रखना dictyosomes क्या होते हैं थोड़े से। एंड बाकी सिस फेस होता है टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, जैसे कि हमने देखा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता ना, एक पार्ट उसका था इसकी तरफ, एक पार्ट इसका था इसके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तरफ, और दूसरा था एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ, या फिर सेल मेम्ब्रेन की तरफ, या फिर साइटोप्लाज्म की तरफ। तो सिस फेस, इसका भी एक फेस जो होता है वो इस तरह से होता है, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। तो जो सिस फेस होता है जो कॉन्वेक्स शेप का होता है, तो वो आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस की तरफ रहेगा, एंड जो ट्रांस फेस रहता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ रहेगा। ये कॉनकेव होता है, मेच्योरिंग फेस होता है ये, एंड ये आपका कॉन्वेक्स फेस होता है जिसको सिस बोलते हैं। तो ये हो गया सिस, ये हो गया ट्रांस। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा
गोल्गी apparatus में स्टोर, वही अभी मैंने बताया, इसका पोस्ट ऑफिस का काम होता है। मॉडिफाई, स्टोर करना, पैकेजिंग, डिस्पैचिंग का काम होता है। सिंपल सुगर्स को कॉम्प्लेक्स सुगर्स में भी यहाँ पे कन्वर्जन होता है गोल्गी apparatus में। इट इज़ इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइजोसोम्स। लाइजोसोम क्या होते हैं? एक नेक्स्ट अभी जो हम सेल ऑर्गेनल पढ़ेंगे उनको हम लाइजोसोम के नाम से जानते हैं। तो ये लाइजोसोम के भी फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं गोल्गी apparatus। अब आते हैं अगले पे, लाइजोसोम हैं। तो ये हैं जो अपने मकसद में लगे हुए हैं। क्या मकसद है? बम लगा के फट जाना। ठीक है, तो वही लाइजोसोम का फंक्शन है। क्या फंक्शन है इसका? कि जो भी अगर कोई फंक्शन परफॉर्म ना कर रहा हो, कोई भी सेल ऑर्गेनल, अगर गोल्गी apparatus पैकेजिंग डिस्पैचिंग नहीं कर रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्रांसपोर्ट का काम नहीं कर रहा है, तो अगर कोई काम अपना नहीं कर रहा है तो लाइजोसोम देखेगा कि भाई ये काम नहीं कर रहा है, और वो क्या करेगा? फट जाएगा। फटेगा तो क्या होगा? इसके अंदर जो एंजाइम भरा हुआ है, जिसको हम हाइड्रोलिटिक एंजाइम बोलते हैं, ये हाइड्रोलिटिक जो एंजाइम है ये बनता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। वही रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जहाँ पे प्रोटीन बन रहा था ड्यू टू राइबोसोम, वहीं पे आपका ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम इनसाइड द जो लाइसोसोम है उसका फॉर्मेशन होता है। ये लाइसोसोम खुद बनता कहाँ पे है? गोल्गी apparatus में अभी देखे। ठीक, क्लियर है इतनी चीज़? यानी खुद से नहीं बन रहा, दो ये इसको खुद बना रहा है गोल्गी apparatus, इसके अंदर का हाइड्रोलिटिक एंजाइम बना रहा है RER। तो जब भी कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा ना, फट जाएगा। हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो है इसकी पावर होती है कि ये डाइजेस्टिंग पावर होती है इसके अंदर, डाइजेस्टिंग, क्लीन कर देता है ये। ठीक है, बहुत ही तगड़ा होता है ये। जिस तरह से जो हमारे जैसे होते हैं कुछ हमारे सूक्ष्म जीव होते हैं, वो क्या करते हैं, जैसे कोई चीज़ सड़ रही होती है तो उसको पता है कैसे सड़ाते हैं? उसमें अंदर से अपना ये जैसे हम जब खाना खाते हैं तो आपको पता होगा गैस्ट्रिक जूस होता है, उसका pH वैल्यू 1.6 होता है। अगर उसको डाल दिया जाए खाने में, तो खाने को तोड़ देगा एकदम। मतलब खाना जैसे फॉर एग्जांपल वो तो हम अंदर से निकाल नहीं सकते हैं, लेकिन खाना हमारा क्यों डाइजेस्ट हो जाता है? क्योंकि इतना सॉलिड एसिड होता है, इतना भयंकर होता है, तोड़ देता है खाने को। ठीक है, उसको डाइजेस्ट कर लेता है। उसी तरह इसका जो एंजाइम होता है ना लाइसोसोम का, इतना ज़्यादा पावरफुल डाइजेस्टिंग होता है, ये सेल को डाइजेस्ट कर देता है। जैसे ही फट के बाहर निकला नहीं है हाइड्रोलिटिक एंजाइम, खत्म हो जाती है सेल। यानी इसीलिए इसको हम सुसाइडल बैग ऑफ द सेल बोलते हैं। सुसाइड कर लेता है ये। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है, स्फेरिकल सैक लाइक स्ट्रक्चर, फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम। एंजाइम RER में बनता है, खुद गोल्गी apparatus से बनता है। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक करता है। काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ सेल है। वेस्ट डिस्पोजल की तरह बिहेव करता है। मान लो कोई सेल फंक्शन नहीं कर रही है, तो फिर सेल फंक्शन नहीं करी तो लाइसोसोम फटेगा, हाइड्रोलिटिक एंजाइम निकलेगा, उस सेल को खत्म कर देगा, उसको डिस्पोज ऑफ कर देगा। तो इट इज़ अ काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम। ठीक है, व्हेन सेल गेट डैमेज लाइसोसोम में बर्स्ट एंड एंजाइम डाइजेस्ट देयर ओन सेल। तो इसीलिए हम सुसाइडल बैक ऑफ द सेल बोलते हैं। ऑलराइट, अब आते हैं अपने अगले एंड सेकेंड लास्ट सेल ऑर्गेनल पे, एंड दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको कि हम पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से जानते हैं। ठीक है, पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं, यानी कि कोशिका का एक पावर हाउस है। क्यों? क्योंकि पावर जनरेट कर रहा होगा, एनर्जी जनरेट कर रहा होगा। ये सॉसेज शेप का होता है। ठीक है ना, सॉसेज शेप का आप देख सकते हैं किस तरह से इसका शेप है। इसमें दो मेम्ब्रेन्स होती हैं, एक आउटर बाहरी और एक इनर। जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है वो पोरस होती है, यानी चीजें अंदर बाहर करने का काम होता है, पोरस होती है। जो इनर मेम्ब्रेन है इसी में ही एनर्जी बन रही है इन द फॉर्म ऑफ ATP, जिसको हम बोलते हैं एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, इसके फॉर्म में एनर्जी बन रही है। आई अगेन रिपीट, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, क्योंकि सेल की जो पावर जनरेट होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया के ही अंदर होती है। कैसे होती है? मैंने सांस ली, अभी बताया, एल्वुलाई में लंग में पहुंची होगी, एल्वुलाई से एक्सचेंज ऑफ गैस हुआ होगा, अभी खून में पहुंचा होगा, खून से ऑक्सीजन, पता है ऑक्सीजन इसको देने गया है, सेल को दिया होगा, सेल को दे के खून वापस चला गया होगा, और ये सेल ने बोला ठीक है तुम जाओ हम दे देंगे जिसको देना है। ये सेल पता है ऑक्सीजन किसको देता है? माइटोकॉन्ड्रिया को, क्योंकि यही एनर्जी जनरेट करता है, यही जो है ऑक्सीजन लेता है और एनर्जी जनरेट करता है इन दी फॉर्म ऑफ ATP, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। और वो कौन करती है? कौन सी मेम्ब्रेन? अंदर वाली। इसीलिए इसको ATP को एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल बोलते हैं। एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, यानी कि कोशिका की ऊर्जा मुद्रा, ऊर्जा का भंडारण करता है ये, तो ऊर्जा मुद्रा है ये ATP एक तरह से।
ये जो इस तरह से जहाँ पे उन्होंने देखे थे सिस्टर्न्स देख रहे थे ना, सिस्टर्न्स इन दिस दैट गोल्गी अपरेटस हमें देखने को मिल रहे थे, सिस्टर्न्स इस तरह से सिस फेस ट्रांसफेस उस इस तरह इसमें क्रिस्टे होते हैं, क्रिस्टे। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसका खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रख लेना। सिर्फ दो ही सेल ऑर्गेनल होते हैं, एक तो ये और एक जो आगे अगला पढ़ेंगे प्लास्टिड, उनका खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है, बस उन्हीं दोनों का ही होता है। अगला वाला है हमारा प्लास्टिड, उसके पीछे का भी स्टोरी है कि ये लोग मतलब जो माइटोकॉन्ड्रिया जो प्लास्टिड हैं ये काफ़ी पहले ही बन गए थे, तो इसलिए इनका डीएनए राइबोसोम पहले से ही मौजूद था, ठीक है, तो ये माना जाता है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया, अब आते हैं प्लास्टिड पे। ये जो प्लास्टिड सेल ऑर्गेनल है ये ओनली इन प्लांट सेल होता है, ओनली इन प्लांट सेल, यानी सिर्फ हमें पादप की कोशिका में देखने को मिलेगा। पादप की कोशिका दैट इज प्लांट की सेल में एक तो सेल वॉल देखने को मिल रहा था जो एनिमल में नहीं था, दूसरा प्लास्टिड है जो प्लांट्स में है लेकिन किस पे नहीं है, एनिमल पे। तो भाई ऐसा क्या है जो प्लांट्स को ज़रूरत होती है, ठीक है, प्रेशर, एक्स्ट्रा प्रेशर होता है, इसके लिए एक एक्स्ट्रा कवरिंग दे दी आपको सेल वॉल। अब क्या एक्स्ट्रा चीज़ की ज़रूरत हो गई इनको, तो इनको ज़रूरत होती है कलर्स की। कलर्स की क्यों ज़रूरत होती है भाई, जैसे तुम अट्रैक्ट करते हो डाल के एक्स बॉडी परफ्यूम्स हैं, पीछे भागे हुए चले आ रहे हैं ठीक, तो ये कैसे अट्रैक्ट करेंगे, ये कैसे रिप्रोडक्शन करेंगे अपना। जब हम रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे इनका तो देखेंगे कि इनका जो मेल पार्ट होता है वो फीमेल के पास किसी के थ्रू जाता है और उसमें से एक मैसेंजर होता है इंसेक्ट, ठीक है, जैसे बटरफ्लाई हो गई तो बटरफ्लाई आई, ठीक है, और वो ट्रांसफ़र करती, कैसे ट्रांसफ़र करती रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे। तो क्यों आई बटरफ्लाई, उसका कुछ काम होगा प्लांट से, जैसे कि उसमें क्या होती हैं कलर्स की रिक्वायरमेंट, जैसे कि उसमें बहुत सारे डिफरेंट कलर्स होते हैं तो बहुत सारे इंसेक्ट्स कलर्स की वजह से अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, कुछ स्मेल की वजह से वो अट्रैक्ट होते हैं, तो इसलिए इनको उस चीज़ की ज़रूरत होती है, कलर्स की ज़रूरत होती है। इनको अपना खाना खुद बनाना पड़ता है, तुम्हारी तरह नहीं है। अब तुम बोलोगे हम भी तो अपना खाना खुद ही बनाते हैं, आप खुद नहीं बनाते, आप प्लांट्स पे डिपेंडेंट हैं, हम लोग हीटोट्रॉफ्स हैं, ये ऑटोट्रॉफ्स हैं, तो खाना बनाना पड़ता है। अब बन रहा है खाना तो स्टोर भी करना पड़ेगा उसको, तो बस इन्हीं तीन फंक्शंस के लिए ही प्लास्टिड बनता है। ये भूल जाओ जो ये थैलेकोइड और माइलोकोइड लिखा हुआ, भूल जाओ इसको, क्योंकि क्योंकि ये हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस में। लेकिन एक चीज़ पे तुम फोकस कर सकते हो कि इनका खुद का डीएनए और राइबोसोम है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास में था खुद का डीएनए और राइबोसोम। सिर्फ इन्हीं दोनों के पास ही होता है डीएनए और राइबोसोम खुद का, बाकी किसी के पास नहीं। कलर्स इनको प्रोवाइड करते हैं क्रोमोप्लास्ट, ये मैं प्लास्टिड के प्रकार बता रहा हूँ, टाइप्स बता रहा हूँ। खाना बनाते हैं यानी कि फूड क्लोरोप्लास्ट, एंड स्टोरेज का काम होता है ल्यूकोप्लास्ट। खत्म। इस ल्यूकोप्लास्ट के भी तीन टाइप होते हैं, अभी देखेंगे, क्योंकि खाना में प्रोटीन भी बनेगा, खाना में कार्बोहाइड्रेट भी बनेगा, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट बनेगा और खाने में फैट भी बनेगा, तो वो अलग अलग जगह में स्टोर होता है, ठीक। तो अकर्स इन मोस्ट प्लांट सेल, एनिमल सेल में नहीं होता है, खुद का डीएनए राइबोसोम होता है। क्लियर। अब ल्यूकोप्लास्ट के तीन प्रकार पढ़ लो। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है ये तीन टाइप का होता है। तीन टाइप क्या होता है, एक होता है एमाइलो, एक होता है एल्यूरो, और तीसरा होता है इलाइयो। इलाइयोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट एंड एमाइलोप्लास्ट। अब लाई जो होती है, लाई जानते हो ना, लाई है, लाई चना खाते हो लाई, तो जो लाई होती है उसमें क्या होता है, फैट होता है, ऐसे याद रखो। तो ये फैट का स्टोरेज करता है। एल्यूरो, ल्यूरो, और प्रोटीन र र है ना, र आ रहा है, र, तो एल्यूरो एंड प्रोटीन, र प्रोटीन का स्टोरेज करते हैं। एंड एमाइलो क्या बच गया, कार्ब्स, उनका स्टोरेज करते हैं। खत्म, ठीक। वही सेम चीज़ें लिखी हुई हैं, देख सकते हो। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पिगमेंट होता है। जो क्लोरोफिल होता है इसमें कौन सा मेटल होता है, जरा बताओ तो कमेंट में जल्दी से, कौन सा मेटल होता है। क्लोरोप्लास्ट ऑल्सो कंटेन येलो एंड ऑरेंज पिगमेंट भी इसमें देख। पिगमेंट क्या होते हैं, जो कलर प्रोवाइड करते हैं। वैसे कलर प्रोवाइड करने का जो मेन काम होता है वो क्रोमोप्लास्ट का होता है, ठीक है। तो क्लोरोफिल जो है मैग्नीशियम। देखें तो भाई सबका क्या फिर से बफरिंग हो गई क्या यार।
चलो ठीक नहीं हुई नहीं, ओके। हाँ मैग्नीशियम सबका सही है, ठीक है, मैग्नीशियम सबका सही है, ठीक। चलिए, तो ल्यूकोप्लास्ट का स्टोरेज काम होता है, ये कलरलेस होता है, ठीक है। ये जो ल्यूकोप्लास्ट होता है दैट इज़ कलरलेस। क्रोमोप्लास्ट में कलर होता है, ल्यूकोप्लास्ट में कोई कलर नहीं होता है, वाइट एंड कलरलेस होता है। एंड क्लोरोप्लास्ट जो होता है स्टोर एनर्जी टू मैन्युफैक्चर फूड, ठीक है। ल्यूको उसको स्टोर करता है, क्रोमोप्लास्ट जो है वो कलर प्रोवाइड करने का काम करता है, सिंपल। अब हम आते हैं अपने लास्ट पार्ट में, एंड द लास्ट पार्ट इज सेल साइकिल। जैसे एक लाइफ साइकिल होती है, हम बच्चे होते हैं, ठीक है, धीरे धीरे बड़े होते हैं, बड़े होते हैं, फिर बड़े होके काफ़ी लोग रिप्रोड्यूस करते हैं, है कि नहीं और फिर रिप्रोडक्शन के बाद बूढ़े हो जाते हैं, बूढ़े के बाद डेथ हो जाती है, ऐसे होता है, ठीक है। तो ऐसे एक सेल की भी साइकिल चलती है। उस साइकिल को हम 4 फेजेस में डिवाइड करते हैं, सेल साइकिल को हम 4 फेजेस में डिवाइड करते हैं, G1, M, G2 एंड S फेज। जो G1 फेज होता है वो ग्रोथ फेज होता है, यानी सेल पहले ग्रो करती है, धीरे 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 बड़ी होती है, वो बड़ा होता है सेल, और उसके अंदर का न्यूक्लियस बड़ा होता है। जो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है वो सिंथेसाइज होना स्टार्ट होता है, एंड अब वो सिंथेसिस के बाद क्या होता है, सिंथेसिस के बाद अब वो तैयारी करना स्टार्ट करता है डिवीजन की, कि अब हम डिवाइड होंगे, बहुत हो गया, बहुत दिन से अकेले रह रहे हो गया, अब हम डिवाइड करेंगे। तो उस डिवीजन की जो प्रिपरेशन है, डिवीजन मतलब माइटोसिस, माइटोसिस एक सेल डिवीजन का टाइप है, तो उसकी प्रिपरेशन वाली फेज है G2, और आखिरी फेज में डिवाइड हो जाएगा। ये डिवाइड हो गया, हो गया। पहले ग्रो हुआ, ग्रो हुआ, ग्रो हुआ, ग्रोथ फेज तो नहीं दिखाया इसमें, तो उसमें ग्रोथ, पहले तो ग्रोथ होगी, G1 फेज होगा, देन उसके बाद क्या होगा, सिंथेसिस होगा डीएनए का, देन क्या होगा, देन आपका क्या होगा, देन प्रिपरेशन फॉर द माइटोसिस, एंड देन माइटोसिस हो जाएगा। क्लियर है इतनी चीज़? तो ये फेजेस ऑफ सेल साइकिल भी दिमाग में रखिएगा, क्वेश्चन कई बार पूछा है। अब आते हैं सेल डिवीजन क्या होता है। तो ये वो प्रोसेस होता है जिससे कि नई सेल्स यानी नई कोशिकाएं बनती हैं, नई कोशिकाओं का फॉर्मेशन होता है, उसको हम बोलते हैं सेल डिवीजन, ठीक है। अब रीज़न ऑफ डिवीजन लिखा हुआ कि क्यों डिवाइड होती हैं, तो ग्रोथ, क्योंकि ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होती है इससे, ठीक है, पुरानी सेल को हटाना होता है, एंड गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है। 2 तरह की होती है, माइटोसिस एंड मियोसिस, 2 तरह के सेल डिवीजन होते हैं। तो जो माइटोसिस होता है वो सोमैटिक सेल में होता है, मियोसिस जर्म सेल में होता है। ये सोमैटिक सेल और जर्म सेल क्या होती हैं, तो वो सेल्स, वो कोशिकाएं जो सेक्स में इन्वॉल्व हैं उनको मियोसिस बोलते हैं, एंड अदर देन सेक्स सेल्स उनको सोमैटिक सेल्स बोलते हैं, ठीक है। माइटोसिस सिंपल, यार सिंपल सा फंडा मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, सिंपल सा है, ये हिंदी में आपका लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं आराम से, इसमें कुछ नहीं, सिंपल में पता है क्या होता है, एक सेल 2 डॉटर सेल, ये पेरेंट सेल बोलते हैं इसको, ये पेरेंट है और ये डॉटर सेल है। एक पेरेंट सेल 2 डॉटर सेल को जन्म दे रही है माइटोसिस में। मियोसिस में पता है क्या होता है, एक पेरेंट पहले 2 डॉटर को जन्म देगी, ये 2 डॉटर फर्दर 2 डॉटर को करेंगी, यानी कि इसमें 4 डॉटर सेल्स टोटल बनती है मियोसिस में। ये प्राइमरी डिफरेंस है, और ये सोमैटिक सेल्स में होता है, ये जर्म सेल्स में होता है। बस इतना तुम रट लेना, बाकी तो उतना मैंडेटरी नहीं, बट फिर भी देख लो। डॉटर सेल यहाँ पे डाइप्लॉइड होती हैं, यहाँ पे हैप्लॉइड होती हैं ये, ठीक है। और बाकी तो आई थिंक 2 डॉटर 4 डॉटर मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। हीलिंग एंड ग्रोथ में हेल्प करते हैं, ऑब्वियस सी बात है, जेनेटिक वेरिएशन में इनका लेना देना सेक्स से है, तो इसलिए वो एग सेल, स्पर्म सेल, जेनेटिक वेरिएशंस उसमें इन्वॉल्व होंगी। अगर इसमें ढंग से डिवीजन नहीं हुआ तो जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे डाउन सिंड्रोम, ये हम जब डिजीज़ वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे डिजीज़ एंड जो हमारे ये सिंड्रोम्स होते हैं उसमें, तो डाउन सिंड्रोम, नीलेफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, तो ये जहाँ पे जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, यानी कि जहाँ पे सेक्स सेल्स ढंग से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई हैं, ठीक है, वो हो गई। एंड मैल फंक्शन यहाँ पे कैंसर वगैरह हो जाता है। कैंसर क्या हो जाता है, कैंसर क्या होता है, रैपिड, बहुत भयंकर ग्रोथ हो जाती है, रैपिड ग्रोथ, रैपिड सेल डिवीजन होता है, बहुत भयंकर सेल डिवाइड होने लगती है, तो उसको हम कैंसर बोलते हैं, ठीक है। एनिमल सेल में, प्लांट सेल में डिफरेंस दिया हुआ है, देख चुके हैं क्या डिफरेंस होता है। अब आते हैं ये एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस, आज का हमारा फाइनल टॉपिक है, बहुत आसान है। एंडोसाइटोसिस इज लाइक दिस, सीधा अंदर, सेल बोलता है कि सीधा अंदर आओ राजा और कुंदी मत खड़काओ राजा, यानी कि एंडो का मतलब है अंदर, साइटो मतलब सेल। जब कोई भी चीज़ सेल के अंदर आती है तो दैट इज कॉल्ड एज एंडोसाइटोसिस। ये एक तरह का एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, हम तुम्हें बताए थे कि ऑस्मोसिस होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन में मूवमेंट।
लेकिन सेल में कभी लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में भी मूवमेंट होता है, लेकिन उसमें वो अपने आप नहीं होता है, वो उसमें सेल की एनर्जी लगती है। ठीक, और इसको हम बोलते हैं सक्रिय परिवहन। ध्यान रखना, ऑस्मोसिस का उल्टा होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। यहां चीजें लो से हाई में मूव करती हैं, तो क्योंकि उल्टा हो रहा है तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी जो सेल प्रोवाइड करेगा। वहां पे ऑस्मोसिस में कोनो एनर्जी की जरूरत नहीं थी, अपने आप हाई से लो में मूवमेंट हो रहा था। अब ये सेल यूज करती क्यों है? यहाँ पे अमीबा वाला एग्जांपल नहीं, हाँ देखो, अब एंडोसाइटोसिस दो तरह का होता है, फैगो और पीनो। तुम अंदर लेते हो चीज़ों को या तो खाने के लिए, या तो खाते हो या तो पीते हो, और भी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो लेकिन हम यहाँ पे खाने और पीने से संबंधित चीज़ें बात कर रहे हैं। तो फैगो का मतलब है खाना खाना, खाने अंदर लेना, और पीनो का मतलब है पानी पीना, अंदर लेना। सिंपल वही है इसका डेफिनेशन। फैगोसाइटोसिस इज सेल का ईटिंग प्रोसेस। अभी दिखाते हैं। ये फैगोसाइटोसिस, ये हमारा, तुम उसको छोड़ दो, यहाँ समझो, ये तुम्हारा अमीबा है। ठीक है, इस अमीबा ने देखा, वाह क्या चीज़ है यार ये, ठीक है, इसको खाते हैं चल के। तो ये अपने इस तरह से पैर पसारेगा, इनको बोलते हैं सीउडोपॉड्स। नहीं लिखा हुआ क्या यहाँ पे? नहीं लिखा हुआ है। इनको बोलते हैं सीउडोपॉड्स। सीउडोपॉड्स का मतलब क्या होता है? सीउडो का मतलब होता है फॉल्स, पॉट्स मतलब फीट, फॉल्स फीट होती हैं ये लेगा धीरे धीरे धीरे, क्या करेगा, धीरे धीरे इसको ये फूड पार्टिकल है कोई अमीबा के लिए। अमीबा इस तरह से पैर पसारे, सीउडोपॉड बोलते हैं। खोपचे में लिया इसको, अंदर डाइजेस्ट कर लिया। अब जब डाइजेस्ट कर लिया, जब तुम खाना खाते हो तो कुछ बाहर भी निकालते हो, तो उस तरह ये भी बाहर निकालेगा। उसको बोल देंगे एक्सोसाइटोसिस। पीनोसाइटोसिस क्या होता है? सेल का पानी पीना, तो वही अंदर जो जाएगा, ठीक है, ऑस्मोसिस के थ्रू एक्स्ट्रा सेलुलर, वही सिंपल ड्रिंकिंग प्रोसेस है। एंड एक्सोसाइटोसिस क्या है? बाहर जाना चीज़ों का, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम सेल टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कॉल्ड एज वॉमिटिंग ऑफ सेल। बाहर निकाल रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, ऐसे समझो ये। ठीक है, जब सेल बोलता है कि बाहर निकलो यहाँ से, ठीक है, ये तो बोलते हैं अंकल जी कि भाई आप बाहर जाइए, प्यार से ही तो बोल रहे हैं, तो वैसे ही सेल भी प्यार से बोलता है कि आप बाहर जाइए, एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, तो आप ये देखिए किस तरह से ये जो फूड वैक्यूल बना था, अब जैसे पता है वैक्यूल तुम पढ़े थे, वैक्यूल सेल को रिजिडिटी टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है। ये भी जो बना है ना, ये जो बना है, इसको भी फूड वैक्यूल बोल देते हैं, लिखा हुआ है फूड वैक्यूल बोल देते हैं। वो अलग तरह, ये वो अलग तरह का वैक्यूल था, ये अलग तरह का वैक्यूल, ये फूड वैक्यूल है। तो जो चीज़ एक्स्ट्रा है अब वो बाहर निकल जाएगी एक्सोसाइटोसिस की तरह। लास्ट में देख लो थोड़ा सा, इससे क्वेश्चन अभी आए हैं, एंड दैट इज, एक जो बैक्टीरिया की सेल होती है किस तरह की होती है, यूकैरियोटिक की प्रोकैरियोटिक? तो अभी हमने पढ़ा था प्रोकैरियोटिक होती है। ध्यान रखना, बैक्टीरिया की जो सेल होता है इसको मोटिलिटी क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मतलब इसको मोबिलिटी कौन प्रोवाइड करता है? मोबिलिटी का मतलब होता है इसको चलने में कौन हेल्प करता है? तो वो हेल्प करता है इसको बैक्टीरिया का एक फ्लैगेला होता है। इसमें बस तुमको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि बैक्टीरिया फ्लैगेला के 3 टाइप होते हैं। एक होता है आपका बेसल बॉडी, ये है बेसल बॉडी। जो मैं लिख रहा हूँ उस पर फोकस करो, जो उस पर लिखा हुआ है उस पर मत फोकस करो। तो ये है बेसल बॉडी। ये है फिलामेंट या फिर टेल भी बोलते हैं, और ये फिलामेंट को बेसल बॉडी से जो कनेक्ट कर रहा है उसको बोलते हैं हुक। तो बस ये 3 चीज़ें तुम्हें ध्यान रखनी है कि इस बैक्टीरिया फ्लैगेला जिसके कि 3 टाइप होते हैं, बेसल बॉडी, फिलामेंट एंड हुक, ये किस तरह से होते हैं, कौन किसको कनेक्ट करता है, बस इसमें आपको इतना ही पढ़ना था। ऑलराइट, ठीक है। अरे वॉमिटिंग का मतलब है कि वो बाहर जा रहा है, ठीक है, ऑलराइट। चलिए भाई, तो ये हमारा लेक्चर होता है ख़त्म, और एक क्वेश्चन हम लोगों ने बीच में स्किप किया था तो उसको कर लेते हैं, एंड देन बाकी एसएससी वाले जो क्वेश्चन हैं उस पर आते हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन करिए ज़रा। यहाँ पे आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। ये कौन सी सेल है, प्लांट की एनिमल, बताइए जल्दी से। सर आज क्लास प्राइवेट मत कीजिएगा, करिएगा, लेट हो गया। अच्छा, तो लेट तुम हो और प्राइवेट हम ना करें, हैं? चलो चलो, हमारी गलती होती तो चलो मानते भी कि सर आज इस वजह से मत करिएगा, लेट हैं।
ऐसे तो हर कोई लेट होगा किसी ना किसी दिन तो। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं, ये है आपकी जो आउटर कवरिंग है, इसको क्या बोलते हैं। अब यहाँ पे दो कवरिंग है, याद करिए, ये फ्रीली परमिएबल है। सेल वॉल है जो कि नॉन लिविंग है। सिंपल, तो पहली सेल वॉल हो जाएगी आपकी। ठीक है, पहली सेल वॉल है। दूसरी मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है। तीसरा क्या चीज़ है, तीसरा अगर आप ध्यान से देखें ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाएगा। चौथा न्यूक्लियस है, किसने डिस्कवरी करी थी न्यूक्लियस की। पांचवा क्या हो जाएगा, क्योंकि सेल है और ये देखिए कितना ज़्यादा पार्ट ऑक्यूपाई करके रखा है, ये आपका वैक्यूल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सेल वॉल मेम्ब्रेन। हाँ ठीक है, क्लियर। तो ये क्वेश्चन थे इस बार के जो सी डी एस एग्जाम में पूछे गए थे। बाकी कल से सी डी एस की पी वाई की सीरीज स्टार्ट हो रही है परमार ऑफिसर्स चैनल पर, तो जो लोग सी डी एस की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, करिए जल्दी से क्वेश्चन अभी। हाँ, रॉबर्ट ब्राउन ने। सर मज़ा आया पढ़ने में, अच्छा। हाँ, वैक्यूल से ही पता चला, आई थिंक वैक्यूल से भी एलिमिनेट हो रहा था। साइटोलॉजी किसकी स्टडी होती है, सेल्स की स्टडी होती है, ऑप्शन नंबर बी। सेल्स वर फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन कॉर्क बाई, तो सेल को पहले ऑब्जर्व किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। किसमें किया था, कॉर्क में किया था, है ना। हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर था, हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर था। एंड लीवन हॉक ने, एल से लीवन हॉक एंड एल से लिविंग सेल। यहाँ तक कि लीवन हॉक ने ही आपकी पता है जो स्पर्म सेल है ना, स्पर्म सेल, उसकी भी डिस्कवरी करी थी इन्होंने। आरबीसीज जो होती हैं रेड ब्लड सेल्स, उसकी भी डिस्कवरी लीवन हॉक जी ने ही करी थी। देर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन, तो सेल डिवीजन के कितने टाइप होते हैं, कोशिका विभाजन के कितने प्रकार होते हैं। तो अगर हम कोशिका विभाजन की अगर बात करें तो इसके दो टाइप होते हैं, माइटोसिस मियोसिस। ठीक है, माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस में क्या है, एक पेरेंट सेल दो डॉटर सेल को जन्म दे रहा है, और मियोसिस में एक पेरेंट सेल जो है चार डॉटर सेल्स को जन्म दे रहा है, दैट इज कॉल्ड एज मियोसिस। तो दो टाइप के सेल डिवीजन होते हैं, ऑप्शन नंबर बी। ये आपका हैप्लॉइड, ये डाइप्लॉइड बनाता है। माइटोसिस की अगर बात करें तो ये सोमैटिक सेल में होता है, और ये मायोसिस जो होता है आपका जर्म सेल्स में होता है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, विच अमंग द फॉलोइंग इज द स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सिंपल, सेल होगा इसका आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द थ्री मेन पार्ट्स ऑफ द सेल, तो इनमें से तीन मेन पार्ट ऑफ द सेल में कौन सा नहीं आएगा, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म या फिर सेल मेम्ब्रेन। प्लीज़ अपलोड लेक्चर पी वाई क्यू लेक्चर 41, 42, 43 के नोट्स इसलिए नहीं आए बिकॉज यार जिन जो बनाते हैं आपके नोट्स इंग्लिश के, उनके फादर की सिचुएशन काफ़ी क्रिटिकल है। ठीक है, तो वो भी हॉस्पिटल में, इसलिए वो नोट्स नहीं आ पा रहे हैं। हिंदी के तो आपको मिल रहे हैं, लेकिन उसी वजह से नोट्स नहीं आ पा रहे हैं। सर अनाउंस करो 500 के होने पर करंट अफेयर की हार्ड कॉपी मिलेगी। बिल्कुल भाई, मिल जाएगी। अब आई थिंक मुखर्जी नगर में तो वैसे ही मिलने लग गई है। ठीक है, मुझे कुछ लोगों ने वीडियो भेजे थे, नहीं होगा तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सर कल क्लास नहीं होनी थी भाई, कल क्लास नहीं हुई थी क्योंकि कल जो है होली का सामान लेने गए थे बच्चों के लिए, हमारे बच्चे नहीं। मतलब बताया था ना मैंने आपको कि जो मॉक टेस्ट होते हैं, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट जो होता है, ठीक है, जो ऑल इंडिया मॉक टेस्ट होता है, अगला क्वेश्चन का आंसर करो तब तक। ठीक है, तो जो मॉक टेस्ट होता है उसका जो प्राइज़ मनी होता था, यानी कि हर मॉक टेस्ट का 2,000 रुपये, तो उसी को मिला के ही बच्चों के लिए कल होली का सामान लेने गए थे, जिसका कि वितरण अगले 2-3 दिन आने में किया जाएगा। ठीक है, 25 को होली है तो आई थिंक 22 से 23 को जाके बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ठीक है, तो उसी की वजह से, क्योंकि जहाँ पे वो सामान मिलता है काफ़ी बल्क में, तो दूर है जगह थोड़ी सी, इसलिए। ठीक है, नॉट वन ऑफ दी थ्री मेन पार्ट्स, तो न्यूक्लियस मेन पार्ट होता है, साइटोप्लाज्म मेन पार्ट है, सेल मेम्ब्रेन मेन पार्ट है, वैक्यूल भी पार्ट है सेल का, बट इट इज़ नॉट दी मेन पार्ट अगर मैं एलिमिनेट करना हो तो, इसलिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच स्ट्रक्चरल लेयर इन सम सेल। सर सबका सही है। पिचिकारी। सेल which structural layer in the some cell types is composed mainly of carbs like cellulose, hemicellulose, lignin in the ratio 4:3:3। तो किसकी बात हो रही है यहाँ पे, सेल्यूलोस का बना हुआ है, हेमी का बना हुआ है। तो सेल्यूलोस तो आपको देखने को मिलेगी सेल वॉल में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सेल्यूलोस थोड़ी ना देखने को मिलेगी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो किसकी बनी होती है, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स की बनी होती है, और प्रोटीन उसमें होता है आपका 60-80%। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ प्रोटीन इन दी सेल मेम्ब्रेन, अगेन ईजी है, 60-80%। अभी देखा। करेक्ट रिगार्डिंग दी सेल मेम्ब्रेन, इसमें से कौन सा सही है, जल्दी से बताओ। सेल मेम्ब्रेन के रिगार्डिंग
द मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल टू सम मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन ईदर साइड ऑफ इट। बिल्कुल सेलेक्टिवली परमिएबल होती है आपकी, फ्रीली परमिएबल तो सेल वॉल होती है। वाटर में ऑल्सो मूव अक्रॉस दिस मेम्ब्रेन फ्रॉम लोअर टू हायर, लोअर टू हायर मूव नहीं करता है, हायर से लोअर में मूव करता है, ठीक है। तो ओनली वन आपका सही आंसर होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है, विच सेल ऑर्गेनल कंटेन्स मिलियंस ऑफ membrane bound ribosomes is involved in the production, folding and quality control and dispatch of certain proteins। कौन है जो सेल कंटेन्स मिलियन ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड। हाँ, अब मैंने आपको वो चीज़ मैं बताना भूल गया था कि कौन किस में मेम्ब्रेन होती है और किस में नहीं होती। तो राइबोसोम जो कि आपको यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल दोनों में देखने को मिलता है, राइबोसोम इसकी मेम्ब्रेन नहीं होती है, इसमें झिल्ली नहीं होती है। बाकी जितने भी होते हैं हमारे, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया ले लो, चाहे ईआर ले लो, गोल्गी एपरेटस ले लो, सब में मेम्ब्रेन होती है, बट राइबोसोम में मेम्ब्रेन नहीं होती। इट इज़ नॉट अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। तो कौन सा ऑर्गेनल है जिसमें कि मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम होते हैं, इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन, फोल्डिंग, क्वालिटी कंट्रोल एंड डिस्पैचिंग ऑफ द सर्टेन प्रोटीन्स। तो अगर हम बात करेंगे तो राइबोसोम इज इन्वॉल्व प्रोडक्शन, फोल्डिंग, क्वालिटी कंट्रोल, तो ये आपका होगा मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम है। तो आपका सही आंसर यहाँ पे होगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन नंबर बी। अब मुझे पता है यहाँ पे डिस्पैचिंग दिया हुआ है सर्टेन प्रोटीन्स, लेकिन ये तो क्योंकि गोल्गी एपरेटस भी ऑप्शन में है, ठीक है। पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया तो होगा नहीं। और पेरोक्सिसोम की एक चीज़ मैं बता दूं कि कभी भी आपको इस तरह से कोई क्वेश्चन पूछ ले कि ऑक्सीडेटिव क्रिस्टल्स के बनाने में कौन सा आपका सेल ऑर्गेनल इन्वॉल्व होता है, तो उसका आंसर पेरोक्सिसोम होगा, ठीक है। पेरोक्सिसोम को भी ऐड कर लेंगे कि यहाँ पे आपके ऑक्सीडेटिव क्रिस्टल्स बनते हैं। अब क्योंकि मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम दिया हुआ है, प्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता है गोल्गी एपरेटस की अगर हम बात करें, तो राइबोसोम इज इन्वॉल्व टू प्रोडक्शन एंड डिस्पैचिंग ऑफ सर्टेन, ठीक है। तो इसका सही आंसर आपका RER ही होगा, बिकॉज यही इन्वॉल्व है किसमें, प्रोटीन के फॉर्मेशन में। अगला क्वेश्चन है, विच सेल ऑर्गेनल इज एन ओवरलैपिंग मेम्ब्रेनस सैक विद ER लाइक थिकनेस दैट हेल्प्स इन द प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग प्रोटीन एंड लिपिड मॉलिक्यूल स्पेशली स्टेबल प्रोटीन्स। तो अब यहाँ पे सिर्फ पैकेजिंग के बारे में दिया हुआ है। मेम्ब्रेनस सैक होता है जिसकी ER की तरह थिकनेस होती है, दैट विल बी नथिंग बट गोल्गी एपरेटस, जिसको डिस्कवर किया था कैमिलियो गोल्गी जी ने। तो गोल्गी एपरेटस जो कि लाइजोसोम के फॉर्मेशन में भी इन्वॉल्व है, और लाइजोसोम का जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम है वो कहाँ पे बन रहा है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बन रहा है। 11th, अ ग्रुप ऑफ राइबोसोम अटैच्ड टू mRNA इज नोन एज। ये mRNA क्या होता है, तो mRNA जो होते हैं इनका मेन काम थोड़ा सा ट्रांसपोर्ट वगैरह का होता है, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स अटैच टू mRNA आर नोन एज पॉलीपेप्टाइड, पॉलीसोम, पॉलीमर या फिर मोनोमर, तो इनको बोलते हैं पॉलीसोम्स। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर होगा, ठीक है। अगला इनको मतलब M का मतलब यहाँ पे मैसेंजर होता है, ठीक है। मैसेंजर का मतलब, मैसेंजर का क्या काम होता है, इन्फॉर्मेशन इधर की उधर करना, ठीक है। तो इसका मैसेंजर का ही काम होता है, ठीक है, सेल के अंदर। सेल हैविंग वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियाई विद अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर डिजाइनेटेड एज, जिनमें वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस होता है तो उनको हम यूकैरियोटिक बोलते हैं। प्रोकैरियोटिक में वेल ऑर्गेनाइज नहीं होता है, अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन होता है जिसको हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं, ठीक है। न्यूक्लियोइड के नाम से जानते हैं, अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन अभी देखे थे, ठीक है। व्हाट इज द जेली लाइक, और क्या चीज़ कॉमन होती है जरा बताइए, प्रो और यू में कौन सी चीज़ कॉमन होती है। व्हाट इज द जेली लाइक सब्सटेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द सेल मेम्ब्रेन, जो न्यूक्लियस होता है और सेल मेम्ब्रेन इसके बीच में जेली लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है, तो इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है। साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ऑप्शन नंबर डी। और यही साइटोप्लाज्म जो होता है ये आपका सेल डिवीजन में भी इन्वॉल्व होता है, ध्यान रखना। ये जो साइटोप्लाज्म है आपका, ये सेल डिवीजन में भी इन्वॉल्व रहता है, ठीक है, कोशिका के विभाजन में। द सेल्स हैविंग न्यूक्लियर मटेरियल विदाउट अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर टर्म्ड एज, जिनमें कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है उनको क्या बोलते हैं, वो लोग प्रो होते हैं, प्रोकैरियोट्स होते हैं। इनमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स भी नहीं होते हैं, वो अनडिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीजन को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं, अभी देखा, ठीक है। प्राइमरी फंक्शन ऑफ विच चैनल प्रोटीन इज टू ट्रांसपोर्ट वाटर अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इन रेस्पॉन्स टू द ऑस्मोटिक ग्रेडियंट क्रिएटेड बाई एक्टिव सॉल्युबल ट्रांसपोर्ट, एक्वापोरेंस, म्यूकिन्स, ट्रांसफरेंस या फिर क्यूप्रेडॉक्सिन्स। क्या सही आंसर होगा यहाँ पे, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि किस चैनल प्रोटीन का प्राथमिक सक्रिय, इंग्लिश में ये थिंक पढ़ना सही रहेगा। द प्रोटीन फंक्शन ऑफ विच चैनल प्रोटीन इज टू ट्रांसपोर्ट वाटर अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन in response to the osmotic gradient created by the
तो इसका सही आंसर इससे इसको ऐसे किया जा सकता है कि वाटर से, ठीक है, एक्वापोरेंस इसका सही आंसर होगा, है ना, एक्वा एंड वाटर लिंक करके किया जा सकता है, ठीक है। वैसे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन में ये आएगा, स्टेनो में क्वेश्चन पूछा गया ये। अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग सेल डिवीजन द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू सेल वॉल इज फॉलोड बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ। जब नई सेल वॉल बनती है तो किस चीज़ का एक्यूमुलेशन होता है? ड्यूरिंग सेल डिवीजन फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल वॉल इज फॉलोड बाय द एक्यूमुलेशन। तो भाई प्रोटोप्लास्ट तो नहीं होगा। प्रोटोप्लास्ट क्या होता है? तो प्रोटोप्लास्ट जो होता है ना, ये पूरी सेल को हम प्रोटोप्लास्ट ही बोलते हैं। जैसे मान लो ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है, ये आपकी सेल वॉल है, ये सेल वॉल है आपकी, ठीक है, आउटर में। तो इस सेल वॉल को छोड़ के बाकी जितना पार्ट ऑफ सेल होता है उसको प्रोटोप्लास्ट बोलते हैं, ठीक। फ्रैगमोप्लास्ट इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, विच इज द प्राइमरी स्ट्रक्चरल कंपोनेंट रेस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट ऑफ द मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ द सेल वॉल। तो सेल वॉल को स्ट्रेंथ कहाँ से मिलती है? हेपारिन से, ग्लाइकोजन से, काइटिन से, फिर सेल्यूलोज की। तो सेल वॉल किसकी बनी होती है आपकी प्लांट्स में? तो ये सेल्यूलोज की बनी होती है, ऑप्शन नंबर डी। मेजर फंक्शन क्या होता है सेल वॉल का? वर्क्स एज अ स्टोरेज फॉर मटेरियल, प्रोवाइड्स शेप एंड रिजिडिटी, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल डिवीजन, इट हेल्प्स इन दी सिंथेसिस। सेल डिवीजन में तो साइटोप्लाज्म इन्वॉल्व होता है, वहाँ पे आपका सेल डिवीजन होता है साइटोप्लाज्म में, कार्बोहाइड्रेट के सिंथेसिस में नहीं। इट प्रोवाइड्स शेप एंड रिजिडिटी। मैंने आपको बताया था सेल मेम्ब्रेन प्रोवाइड करती है शेप, डेफिनेट शेप, लेकिन जहाँ पे सेल वॉल होगी तो सेल वॉल क्योंकि आउटर कवरिंग होती है तो वो शेप एंड रिजिडिटी, टफनेस प्रोवाइड करती है। आइडेंटिफाई द ऑप्शन दैट डज नॉट रिप्रेजेंट प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक इनमें से सेल कौन सी नहीं है? तो प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है जिसमें कि मेम्ब्रेन बाउंड, जिनमें कि आपके ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, जिनमें कि आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। तो माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गे साइनोबैक्टीरिया है, ये आपका साइनोबैक्टीरिया है। स्पर्म आपका यूकैरियोटिक होगा, बिकॉज ये तो एनिमल सेल है ना, अगर हम देखें तो ह्यूमन सेक्स मेल सेक्स सेल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 20th। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग दी प्रोकैरियोटिक सेल के संबंध में कौन सा सही नहीं है? दे हैव ओनली, ठीक है, कितने क्वेश्चन? 10 क्वेश्चन और बाकी, ठीक है, 30 तक करेंगे, उसके बाद जो होंगे वो आप होमवर्क करेंगे, ठीक है, आपका होमवर्क कर ले रहेंगे। दे हैव ओनली वेरी स्मॉल राइबोसोम एज ऑर्गेनल्स। बिल्कुल होते हैं, राइबोसोम तो दोनों में होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट, ये गलत है, प्रो है ना, तो प्रो में एब्सेंट होगा। विच टाइप ऑफ हैप्लोइड, विच टाइप ऑफ, ये क्वेश्चन हम लोगों ने नहीं किया है ना, चलो अभी मैं आप अभी कर लेंगे, ठीक है। तो विच टाइप ऑफ हैप्लॉइड यूनिसेलुलर यूकैरियोट सेल हैज़ अ डायमीटर ऑफ लेस दैन 10 माइक्रोमीटर एंड अबाउट हाफ ऑफ देयर वॉल्यूम इज ऑक्यूपाइड बाई कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट। तो ये आपका उल्वा तो होगा नहीं, उल्वा चारा ये तो आपके उसमें आते हैं, ठीक है, इनका तो कोई लेना देना है नहीं, ये तो मतलब प्लांट फाइलम से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो वो ये तो होंगे नहीं। क्लोरोप्लास्ट, ये आपका क्लैमिडोमोनास आंसर होगा इसमें, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा इसमें, क्लैमिडोमोनास, ठीक है। ये आपका हैप्लॉइड पूछा था ना इसमें, हैप्लॉइड और यूनिसेलुलर आपका यूकैरियोटिक सेल होता है, क्लैमिडोमोनास, ठीक, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर होगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, एंड दैट इज विच ऑर्गेनल इज फाउंड बोथ इन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल। दोनों में कौन सा देखने को मिलेगा? राइबोसोम। अगला है विच सेलुलर स्ट्रक्चर कंट्रोल सेल मोटिलिटी, एडेशन एंड पोलैरिटी एट द इंटरफेस एंड फैसिलिटेट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्पिंडल पोल्स ड्यूरिंग माइटोसिस। तो भाई माइटोसिस मतलब सेल डिवीजन आपका कहाँ पे होता है? सेंट्रोजोम में होता है, ठीक है। सेंट्रोजोम क्या होते हैं सर? सेंट्रोजोम क्या होते हैं? तो साइटोप्लाज्म में आपके मौजूद होते हैं ये सेंट्रोजोम्स, जो कि सिलेंडर टाइप स्ट्रक्चर होते हैं, पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो सेंट्रोजोम उनको बोलते हैं जो आपके साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं, एंड सेंट्रोजोम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेल डिवीजन। पेरोक्सीजोम क्या चीज़ है? ऑक्सीडेटिव क्रिस्टल याद आना चाहिए, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम भरा हुआ है, एंड डाइजेस्टिव सिस्टम के तौर पे वर्क करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 24th, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स कैन मेक कॉपीज ऑफ देमसेल्स। तो खुद की कॉपी कौन बना सकता है? तो ध्यान रखना, खुद की कॉपी बनाने में आपका माहिर है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, यानी कि खुद को ये खुद का रेप्लिका बना सकता है, खुद का रेप्लिकेट कर सकता है। पावर हाउस ऑफ द सेल होता है, 2 मेम्ब्रेन होती हैं, बाहर वाली पोरस होती है, अंदर वाली फॉर्मेशन में एटीपी के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होती है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, यही है एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल।
गोल्गी अपरेटस पैकेजिंग डिस्पैचिंग में इन्वॉल्व है, आपका पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल कहलाता है, यहीं पे आपका लाइजोसोम बनता है। वैक्यूल दोनों में, प्लांट एनिमल दोनों में होता है, बट प्लांट में परमानेंट होता है एंड बड़ा होता है, रिजिडिटी प्रोवाइड करता है ये वैक्यूल, ठीक है। विच इज द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल इज मेड अप ऑफ राइबोसोमल आरएनए एंड प्रोटीन का कौन बना होता है? राइबोसोम, न्यूक्लियस, गोल्गी बॉडी एंड लाइसोसोम। तो प्रोटीन, प्रोटीन मतलब राइबोसोम, खत्म। 26 विच सेल ऑर्गेनल आर कॉल्ड एज सेल का पोस्ट ऑफिस, अभी बताया क्या, गोल्गी अपरेटस। 27 विच सेल ऑर्गेनल अपीयर एज राउंडेड और सॉशियस शेप, सॉशियस शेप का कौन सा होता है? जिसकी कि 0.5 से लेके 1 माइक्रोमीटर तक की डायमीटर होती है, लेंथ इतनी होती है। लेंथ और डायमीटर याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको, अगर आप रेलवे वगैरह की एग्ज़ाम देने वाले हो तो आप याद कर सकते हो इनको, रेलवे में पूछ लेता है खासकर ग्रुप डी में, बट आपके एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है ये, बस सॉसेज शेप याद रखना है, बस थोड़ा देख लो, ठीक है। आंसर माइटोकॉन्ड्रिया होगा, ऑप्शन नंबर बी ए, जिसका खुद का रेप्लिका, अभी हमने देखा रेप्लिका बना सकता है ये, ठीक है। विच component of the cell organelle principally performs the function of packaging materials to be delivered either to the intracellular targets or secreted outside the cell? तो फंक्शन ऑफ पैकेजिंग मटेरियल्स, पैकेजिंग का किसका काम है? गोल्गी अपरेटस का। माइटोकॉन्ड्रिया इज नॉट फाउंड इन, तो माइटोकॉन्ड्रिया किस में नहीं होगा? ईस्ट में नहीं होगा, बैक्टीरिया में नहीं होगा, एल्गे में नहीं होगा, फंगस में नहीं होगा, बताइए जल्दी से। माइटोकॉन्ड्रिया जो पावर हाउस ऑफ द सेल है किस में नहीं होगा? तो ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें नहीं होगा, सिंपल सी बात है। प्रोकैरियोटिक कौन होते हैं? बैक्टीरिया लोग होते हैं। गोल्गी अपरेटस में मैच्योरिंग फेज क्या होता है? तो गोल्गी अपरेटस में दो फेज देखे थे, एक सिस और दूसरा ट्रांस। सिस था अंदर की तरफ न्यूक्लियस की तरफ, ट्रांस था सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ। ये आपका जो ट्रांस था वो मैच्योरिंग फेज था, ये कॉन्वेक्स था, ये कॉनकेव था, ठीक है। तो आपका ये कॉनकेव फेस होगा, मैच्योरिंग फेस इज कॉनकेव, ठीक है। अब आप खुद से करेंगे क्वेश्चन जितने भी हैं, ठीक है, क्वेश्चन जितने भी हैं तो ये आपका आसान से हो जाएगा। बाई व्हाट नेम आर दी फ्लैट मेम्ब्रेन सैक्स प्रेजेंट इन दी गोल्गी अपरेटस, क्या बोलते हैं? सिस्टर्ने, क्रिस्टे, स्ट्रोमा या फिर आपका लैमेला, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। ये आई थिंक नहीं किया तो ये मैं आपको करवा देता हूँ। सेंट्रियोल क्या होते हैं, ठीक है। मोस्ट सेंट्रियोल्स हैव अ डैश स्ट्रक्चर ऑफ ट्रिपल माइक्रोट्यूब्यूल्स, तो माइक्रोट्यूब्यूल्स ये भी आपके सिलेंडर के फॉर्म में होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स, विच आर प्रेजेंट इन पेयर्स एंड अरेंज्ड ऑर्थोगोनली आफ्टर डुप्लीकेशन। तो किस स्ट्रक्चर में देखने को मिलते हैं? तो 9+0 के फॉर्मेट में होते हैं आपके सेंट्रियोल्स, ठीक है। 9+0 का फॉर्मेट होता है सेंट्रियोल्स का, है ना। यह उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। विच इज़ रिवर्सिबल फ्लोरेसेंट रेड एसिडिक डाई यूज टू स्टेन साइटोप्लाज्म, आरबीसी, कोलेजन एंड मसल फाइबर्स फॉर हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन। तो इसका सही आंसर इओसिन होगा, ठीक है। थोड़े से बनराकस टाइप क्वेश्चन पूछे हैं स्टेनो में। व्हाट डू यू कॉल दी फ्लूइड मैट्रिक्स, ये मतलब ये है कि थोड़ा सा देख लो, अगर रिपीट होते तो ठीक है, नहीं तो ये कोई एवरग्रीन टाइप ऑफ क्वेश्चन नहीं है आपके, ठीक है। व्हाट डू यू कॉल द फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग इन दी सेल, तो उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ये भी आप कर सकते हैं। चलिए आखिरी क्वेश्चन ले लेते हैं, दैट इज ड्यूरिंग विच phase of the cell cycle does metabolic changes assemble the cytoplasmic material required for mitosis and cytokinesis। तो प्रिपरेशन कहाँ पे होती है सेल डिवीजन की? G2 फेज में होती है। ग्रोथ होती है, सिंथेसिस होता है डीएनए का, देन डिवीजन की प्रिपरेशन होती है, देन माइटोसिस हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। हाँ इंग्लिश के नोट्स से मिलेंगे, सब मिलेंगे आपको, ठीक है। आरबीसी यार पढ़ा नहीं अभी, आरबीसी वगैरह, ठीक है। ग्लाइकोकैलिक्स क्या होता है? अभी पता था ग्लाइकोकैलिक्स क्या होता है। बैक्टीरिया का जो आउटर कवरिंग होता है वो ग्लाइकोकैलिक्स का बना होता है, लूज शीट टाइप होता है, इसको स्लाइम लेयर बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए भाई आगे के जो क्वेश्चन हैं वो आप करेंगे। टोटल 20 क्वेश्चन हैं आपके, 20 नहीं ज़्यादा हो जाएंगे, क्या जाऊँ चलो भाई कर लो, ठीक है। आंसर्स तो आपको मिल ही जाएंगे एप्लीकेशन के अंदर क्विज फॉर्मेट में, ठीक है, तो आप उनको कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन स्किप कर दिया, क्या था फोर्थ क्वेश्चन? एक सेकेंड, क्या स्किप कर दिया इसमें? मतलब कुछ भी कमेंट करते हुए। और भाई जो लोग बैच में एनरोल वगैरह करना चाहते हैं तो वो ये वेबसाइट है परमार अकेडमी एप्लीकेशन से जाके आप कोर्सेज सेक्शन में कर सकते हैं, एंड ये क्वेरी नंबर है। बाकी ठीक, थैंक यू।
डाइप्लॉइड एंड डाइप्लॉइड में क्या होता है? डाइप्लॉइड में आपका जो क्रोमोसोम मैंने आपको पढ़ाया था ना, जो न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमोसोम, तो इसमें दो कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम रहते हैं आपके। इसमें ऐसे मतलब ये चीज़ डिफरेंस होता है, इसमें दो कंप्लीट सेट रहेंगे क्रोमोसोम के, ठीक है। एक जो मदर से इनहेरिट होगा और एक फादर से इनहेरिट होगा, क्योंकि डाइप्लॉइड किस में बनता है? मियोसिस से बनता है, ठीक, क्लियर। जो हैप्लॉइड होता है, जो हैप्लॉइड होता है, ठीक है, इसमें ओनली वन का एक, सिर्फ एक ही कंप्लीट सेल सेट ऑफ क्रोमोसोम रहेगा, ठीक है। वो या तो एग सेल हो सकता है, स्पर्म सेल हो सकता है, ठीक है। तो जो डाइप्लॉइड बनता है वो माइटोसिस से बनता है, आई थिंक उल्टा तो नहीं बोल दिया ना मैंने ना। तो ये जो है एक जो डाइप्लॉइड होता है, डाइप्लॉइड, ये आपका माइटोसिस में बनता है, माइटोसिस। और जो हैप्लॉइड होता है वो आपका मियोसिस में बनता है, ठीक है। चलिए भाई, कल करेंगे हम टिश्यू टॉपिक, तो मिलते हैं कल। ए माइटोसिस वो प्रोकैरियोट्स में होता है, कौन स्पैम कर रहा है? ए माइटोसिस आपका प्रोकैरियोट में होता है, ठीक है। ये जो टाइप ऑफ सेल डिवीजन होता है, माइटोसिस और मियोसिस, वो पढ़े थे जो यूकैरियोट में। जो ए माइटोसिस होता है वो प्रोकैरियोट्स में होता है, ठीक है, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उसमें। ऑलराइट, चलिए भाई, थैंक यू सभी को। बाकी पीडीएफ आपको ये प्राइवेट जो टेलीग्राम